वो दुकान है गंजी और लुंगी की, राइट? और एक साधारण सा लड़का बैठा हुआ है, लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था, वो बहुत अच्छी तरह से अपने कस्टमर से बातचीत कर रहा था। इतना पैशनेटली बात कर रहा था कि मेरे को उसके अंदर अपना लीडर नज़र आ रहा था। तो मैंने इससे जाके कहा कि वी आर हैविंग सम अपॉर्च्युनिटी फॉर यू। तो इसने कहा भैया क्या कह रहे हैं आप? तो मैंने कहा चलो मिलते हैं, एक प्लान देखते हैं। और प्लान देखने के बाद इसकी डिसीजन मेकिंग इतनी फास्ट थी कि इसने समहाउ उसे जॉइन किया। मुझे अच्छी तरह पता है उस समय फाइनेंशियल इतना मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी इसने उसको जॉइन किया। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ जो आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी दशा क्या है, सब कुछ इसी पे निर्भर करता है कि आपकी दिशा क्या है। तो ये मैंने एक छोटा-सा परिचय दिया ज़ेड का, और उसके बाद ज़ेड खुद बताएँगे नाज़िया उनकी ज़िंदगी में कैसे आई और किस प्रकार से उनके पेन लेवल बढ़ते चले गए। तो आइए ज़ेड, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ और आपसे पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आप हमेशा इतने एक्साइटेड रहते हैं, इतने मोटिवेटेड रहते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या है जो आपको इतना एक्साइटेड और मोटिवेटेड रखता है एमवे में? क्योंकि आप ना केवल रहते हैं बल्कि रिमेन मोटिवेटेड भी रहते हैं, तो ये हम सब लोग जानना चाहते हैं। प्लीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच और आप सभी को गुड इवनिंग। वाक़ई बहुत अच्छा और आज सर पूछने वाले एक्चुअली क्या है ना, आज हम लोग का सारा सीक्रेट बाहर आने वाला है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग ग्रोथ लें और इस एक्साइटमेंट के लिए बहुत सिंपल तरीका है ना, कहा जाता है कि मोटिवेशन 2 तरीके से लिया जा सकता है। एक होता है बाहरी मोटिवेशन लिया जा सकता है फ्रॉम आउटसाइड। आप कोई अच्छी मूवी देखकर, कोई मोटिवेशन सीडी, बुक पढ़कर, सुनकर वहाँ से एक मोटिवेशन ले सकते हैं। और जो रियल मोटिवेशन होती है कम फ्रॉम इनसाइड, आपके अंदर से मोटिवेशन आती है। जैसे कि हम लोग अगर कोई टूर का प्लान करते हैं तो जिस दिन वो प्लान सेट होता है एक एक्साइटमेंट उसी दिन से आ जाती है। तो यहाँ पर जो मेरे रियल मोटिवेशन का काम ये है कि मैंने जब इस बिजनेस को देखा, थोड़ी सी अपनी नॉलेज से रिसर्च करी, तो पता चला कि यहाँ पे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी भी जिंदगी को बहुत अच्छे से हम एंजॉय कर रहे हैं, चाहे जिस लेवल पे थे। हम 3% पे थे तब भी हमने एंजॉयमेंट करी, 9 पे थे तब भी एंजॉयमेंट करी, और जिस भी लेवल पे है एंजॉय कर रहे हैं। और आने वाले समय को पता है कि हम लोग का फ्यूचर और ब्राइट है, बहुत खुशनुमा है, और पूरा दुनिया डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जा रही है। हम लोग बहुत तेजी से इसमें ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये एक ड्रीम्स है और जो मुझे ऑलवेज मोटिवेशन, ऑलवेज एक्साइटमेंट देता है, जो कम फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि हमको क्या मिलने वाला है आने वाले कुछ समय के बाद, जो जिंदगी में हमें मिल सकती है, उसको लेकर बहुत जो विजन क्लियर है, जो माइंडसेट अपना सेट है कि होता है ना रिच माइंडसेट, तो माइंडसेट अपना सेट है कि आने वाले समय में क्या इस बिजनेस से किया जा सकता है और क्या मिल रहा है। तो ये जानकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि हम लोग जिस छोटे से अंडे से निकले हुए एक जानवर को जो पाल रहे हैं, वो किसी मुर्गी का बच्चा नहीं है, वो एक डायनासोर का बच्चा है, जो यस, काफी बड़ा होने वाला है। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और मैं ज़ेड आपसे पूछना चाहूँगा, इनफैक्ट नाज़िया दोनों से पूछना चाहूँगा कि देखिए 2 ज़िंदगी आपने देखी, एक बिफोर एमवे और एक आफ्टर एमवे। तो दोनों में क्या अंतर है नाज़िया और ज़ेड? मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं जब अपने बिजनेस के अंदर था, ट्रेडिशनल बिजनेस थी, तो वहां पर मेरे को लगता था, मैं पापा को भी दुकान में बैठते हुए देखता था कि वो ऑलवेज बैठे रहते हैं। तो वहां पर एक चीज समझ में आती थी कि आखिर कब तक मैं मेरे को मेहनत करने से डर नहीं लगता। मैं किसान का बच्चा हूँ, एक दुकानदार का बच्चा हूँ। मेहनत तो हम सभी लोग कर रहे हैं, जहां पर कर रहे हैं मेहनत तो हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता था कि ये जो 9 to 5 मेरी दुकान खुली रहती है, 9 to 9 मेरी दुकान खुली रहती है, तो ये जो मेहनत है आखिर कब तक करनी पड़ेगी। तो पापा बोलते थे जिंदगी भर करना पड़ेगा। तो मैं सोचता था ये जिंदगी भर मैं मेहनत दुकान पे इतने टाइम दूंगा तो मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगा कब। ओके, तो ये चीज एक बहुत बड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन रहा कुछ बड़ा करने का, इस बिजनेस को खासतौर से करने का। दूसरा नंबर, यहाँ पर एक चीज समझ में आई, स्टेबिलिटी समझ में आई कि अगर जो बिजनेसेस है वहां पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आती रहती हैं। इस बिजनेस के अंदर ये समझ में आया कि अगर एक बार हम लोग ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर दी, तो यहाँ पर जो इनकम आने वाला है या यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल होगी, उसकी स्टेबिलिटी बहुत मजबूत है और वहां पर फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्योंकि एक चीज समझ में आया, जब मैं मीटिंग्स में जाता था, मैं बुक्स पढ़ता था, सीडीज सुनता था, तो जिन लोगों के बीच में रहता था, वहां पर एक चीज समझ में आई कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों की एक संगत है। और हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है, जैसी संगत वैसी रंगत।
है ना, खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये अलग अलग हम लोग सुनते चले आए हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अगर मेरे इर्द गिर्द में सारे लोग रिच माइंडसेट के हैं और प्रॉब्लम सॉल्वर है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर है, तो मैं भी प्रॉब्लम सॉल्वर बनूंगा और रिच माइंडसेट में चला जाऊंगा। तो ये माहौल मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया कि ये अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, करोड़पति लोगों की संगत में रहेंगे तो जरूर करोड़पति हो जाएंगे। क्या, और ये चीज मैं नाज से भी सुनना चाहूंगा कि नाज, व्हाट डिफरेंस यू आर फीलिंग? यस सर, थैंक यू। एक्चुअली देखिए, इस बिजनेस में, बिजनेस से पहले, एमबीए में आने से पहले आई वाज ओनली नाजिया खान, जो कि एक नॉर्मल लड़की थी जिसको लगता था कि जैसे मेरी फैमिली में जैसी सारी लेडीज हैं, मेरी भी लाइफ उसी पटरी पे, उसी ट्रैक पे जाएगी कि मैं एक हाउसवाइफ हो सकती हूँ या फिर जॉब में भी जाऊंगी तो कुछ पैसे कमाऊंगी, लेकिन मेरी जो एक पहचान होगी या मेरा जो एक लाइफ स्टाइल होगा वो एक नॉर्मल लेडीज की तरह होगा, बच्चे होंगे, घर होंगे। लेकिन इस बिजनेस के बाद आके लगा कि इस दुनिया में कुछ नया भी है। नया मीन्स कि जैसे देखिए, पैसा मुझे मोटिवेट नहीं किया था इस बिजनेस में, क्योंकि पैसे मेरे फैमिली में थे, लेकिन लाइफ स्टाइल नहीं थी लेडीज के पास। ना वो वेकेशंस पे जाती थी, ना उनको हस्बैंड्स का टाइम था। तो मुझे लगता, शादी से पहले लगता था कि मेरी भी लाइफ ऐसे ही होगी, हस्बैंड बिजी होंगे लेकिन मैं इसमें होंगी। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद लगा कि एक ऐसी लाइफ भी हो सकती है जहां पे मेरी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, मेरा खुद का पहचान बनेगा, मुझे फ्रीडम मिलेगा और हम दोनों साथ में टाइम एंजॉय कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब हमारे इस एमबीए में आने के बाद ये चीज मुझे मिला। थैंक यू सर। ग्रेट, फैंटास्टिक। एक छोटा-सा मैं एक समराइज़ कर दूँ, मुझे बहुत ही अच्छे लगे जो जबरदस्त पॉइंट इन लोगों ने बताए हैं। जैसे कि देखिए, ज़ेड ने कितना अच्छा बताया कि ट्रेडिशनल बिज़नेस में भी पैसा है, लेकिन इस बिज़नेस में सच मायने में टाइम फ्रीडम नज़र आई ज़ेड खान को। और वाक़ई दोस्तों, मैंने खुद ये महसूस किया है कि मैक्सिमम जो लोग कामयाब भी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं रहता है, क्योंकि हमेशा वो अपने बिज़नेस के बारे में सोचते रहते हैं। इनफैक्ट वो बीपी के पेशेंट हो जाते हैं, हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं। तो आई वेरी सपोर्ट दिस ज़ेड कि वाक़ई इसमें टाइम फ्रीडम जो है, उसमें आप लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं। आपके पास टाइम भी है, मनी भी है, सिक्योरिटी भी है, और सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है, वो और किसी बिज़नेस में नहीं मिलता है। तो आई रियली गिव यू थम्स अप कि आपने बहुत अच्छा सोचा। सेकंड नंबर पे बहुत अच्छी बात उठाई है, जो मैक्सिमम ट्रेडिशनल बिज़नेसमैन फेस करते हैं, फ्लक्चुएशन की। आई रियली, मैं इतने सारे लोगों से मिल रहा हूँ, इतना बड़ा नेटवर्क है, और एक ही चीज़ लोग कहते हैं कि भाई इस महीने तो बहुत अच्छी सेल चली गई, लेकिन अगले महीने फिर पता नहीं कि वो सेल जाएगी कि नहीं जाएगी। और खास तौर से ये जो कोरोना पीरियड हम लोग ने देखा है, उसमें मैक्सिमम लोगों की देखिए शॉप्स बंद हो गई। उनके पास लायबिलिटीज़ थी, किराया जा रहा था, उनके एम्प्लॉइज़ थे, उनकी वेजेस जा रही थी, और अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हुआ। तो हमारे पास कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो एसेट बेस्ड इनकम पे निर्धारित करे। तो ज़ेड ने देखिए ये बात कितने साल पहले पहचान ली थी। आई रियली एप्रिशिएट। और तीसरी बात बहुत अच्छी ज़ेड ने बोली कि एसोसिएशन मैटर्स। सच मायने में एसोसिएशन डिसाइड योर फ्यूचर। दोस्तों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऐसे 5 दोस्त ढूँढ लीजिए जो वाक़ई आगे बढ़ चुके हों, और डेफिनिटली वो जो छठा होगा वो आप ही होने वाले हैं, राइट? और नाज़िया ने बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए, हम लोग जीते रहते हैं, बस जीते रहते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता कि हम जी क्यों रहे हैं। और इसने बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन एक नाम नहीं था, एक पहचान नहीं थी, एक इम्पोर्टेंस नहीं थी, एक ओनरशिप नहीं थी। लेकिन आज इस बिज़नेस में आने के बाद देखिए ये सारी चीज़ें भी मिलती चली गई। आई रियली एप्रिशिएट। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ज़ेड और नाज़िया, और मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन का आप बड़े ऑनेस्टी से और बड़े बढ़िया से जवाब देंगे, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस कि आपकी लाइफ़ का वो मेमोरेबल पल क्या है, जो आपको नहीं भूलता और जिसने आपको वाक़ई इमोशनली, है ना, लॉजिकली एकदम टच किया, वो कौन-सा पल है? बहुत बहुत मजेदार सवाल है सर। एक्चुअली जब मैं अपने दुकान पे था तो, और ये बिजनेस मैंने देखा, तो एक चीज एकदम सिंपल सी, इसमें देसी बंदा हूँ, देसी तरीके से बात करूंगा। एक चीज बहुत समझ में आई कि मेरी जो दुकान है उसका साइज कितना बड़ा हो सकती है। जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जैसे कुछ लोग जॉब में होंगे तो कितनी सैलरी जा सकती है, एक जॉब वाला आदमी 5 लाख रुपया महीना नहीं बना सकता। मेरी जो दुकान थी, मैं कंपनी का स्टॉकिस्ट था, मैं उस कंपनी का ऑनर नहीं बन सकता था। तो एक बोलते हैं ना कि बकरी का बच्चा बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, वो हाथी नहीं बन सकता है। और इस बिजनेस में जो आदमी शुरुआत भी करता है तो एक हाथी के बेबी की तरह शुरुआत करता है। तो ये मेरे को अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में समझ में आ गई थी, और ये समझ में आ गया था कि जो खाना खिलाना है वो बकरी के बच्चे को तो खिलाना है क्योंकि वो जिंदा रहे, वहां से एक्टिव इनकम आवे, लेकिन इस हाथी के बच्चे को जरूर खिलाना है जो आने वाले समय में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज अपने आप को देसी भाषा में समझ में आई, जो मोटिवेशन का कारण था।
और एक जो आप सवाल पूछे कि मेरे लाइफ का मेमोरेबल पल, मैं पटना सिटी जब मैं जाता हूँ मेन अशोक राजपथ से, तो एक हमारे घर के पास में एक चर्च है, और चर्च तक जाने के लिए मेन रोड से आई थिंक करीब हाफ किलोमीटर का वो अंदर गली है, और वहां पर एक क्या बोलते हैं ना, पोल है या इलेक्ट्रिक का एक पिलर है वहां पर। और मैं उस पिलर को जब भी जाता हूँ नाज के साथ तो बहुत गौर से देखता हूँ। तो एक बार नाज ने पूछा कि आप उस पिलर को इतना गौर से, उस दीवार को इतने गौर से क्यों देखते हैं? तो मैंने बोला मैं एक्चुअली उस दीवार को नहीं देखता, वहां पे जो पिलर है ना, जो खंबा है, मैं उसको बहुत गौर से देखता हूँ। इन्होंने पूछा क्यों? मैंने बताया सर बिलीव मानिए, मैं 25-25 लोगों को थर्सडे मीटिंग में बुलाता था इवनिंग को, बहुत कम एज थी, कोई नहीं आता था और आंसू आते थे मेरे। मैं सच बताता हूं, मैंने कितने आंसू उस पिलर पे, उस पोल के ऊपर मैंने अपने पोछे हैं, मैं बता नहीं सकता। शुरुआत में 40-50 लोग ने तो डायरेक्टली इस बिजनेस को लेकर नो कह दिया था, और मैं रोता था। लोग अंदर में अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर बैठे रहते थे, मैं रोता था, और फिर उस आंसू को पोंछता था उस पिलर पे रुमाल में, और अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करता था, और मैं जाता था अंदर में, जाकर मीटिंग में बैठता था। मैं रुका नहीं उतने लोगों को ना बोलने के बाद। तो वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा, जो आप कहेंगे ना सर मेमोरेबल पल, वो मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल पल हुआ। उसके जस्ट बाद जब मैं सिल्वर हुआ, वो मेहनत हम करते चले गए, और जब मैं सिल्वर हुआ सर, मेरे को 48,000 का उस वक्त चेक आया था, क्योंकि उस वक्त का स्ट्रक्चर अभी का, आज से 10 साल पहले की बात बता रहे, आज तो 1,30,000 का चेक आता है अप्रोक्सीमेटली। तो मेरी मम्मी बिजनेस को लेकर पॉजिटिव बहुत ज्यादा नहीं थी, इवन निगेटिव थी। और मैं जब चेक आया तो मैं वो चेक लेकर मम्मी के पास गया, भोजपुरी में मम्मी को बोला, मम्मी साड़ी पहनती थी, मम्मी को बोला कि मम्मी वो आंचल खोलिए, साड़ी होता है तो उसका आंचल होता, बोला आंचल को मम्मी को बोला खोलने के लिए। तो मम्मी बोले कि का बा, मतलब व्हाट, क्या है, रीजन क्या है? मैंने बोला खोलिए ना। तो उन्होंने आंचल को खोला, जबरदस्ती पापा इशारा की कि बोल रहा है तो खोल लो ना, तो ऐसे खोली। और मैंने बोला कि आपके बेटे का वही बिजनेस जो बहुत आपको परेशान करता था बिजनेस, उस बिजनेस का ये पहला चेक, मतलब बड़ा पहला चेक मैं दे रहा हूँ 48,000 रुपया का। सर उस वक्त मेरी मम्मी भी रो रही थी, मैं भी रो रहा था, पापा भी रो रहे थे। तो ये एक मेमोरेबल पल था जो मेरे लाइफ का बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। जब हमारी शादी हुई सर, तीसरा बस 3 ही बताऊंगा। जब हमारी शादी हुई तो जब मैं नाज के साथ कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो एक बाइक के ऊपर एक फैमिली जा रही थी। मैं किसी भी फैमिली को डिसऑनर नहीं करता, मैं लाइफ के हर सिचुएशन को हम एंजॉय करना चाहते हैं, और मैं हर इंसान को रिस्पेक्ट देता हूं। लेकिन मैं जो मेरे भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो नाज ने बोला कि देखा कि एक बाइक के ऊपर आगे में, और जहाँ पेट्रोल टंकी होता है उसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ था, और माँ बाप, बंदा जो बैठा था गाड़ी चला रहा था, फादर, उसके बगल में पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था, और एक बच्चा माँ के गोद में, और वो लेडी कुछ ऑलरेडी लगेज भी ली हुई थी। तो नाज ने बोला कि बताइए इसका बैलेंस कितना बढ़िया है। मेरे को तो लगता है कि एक बेबी को लेकर भी मैं बाइक पे नहीं बैठ सकती, अगर आप बाइक ब्रेक मारेंगे ना तो मैं बच्चा को लिए हुए नीचे गिर जाऊंगी। और उस वक्त हम दोनों की जस्ट शादी हुई थी, कोई बेबी नहीं थे हमारे पास। तो उस वक्त एक ड्रीम हुआ, और बिलीव मानिए सर, जब हमारी नाज प्रेग्नेंट हुई, ओनली 2 मंथ हुआ था, उस वक्त हम लोग ने ब्रांड न्यू कार मैंने नाज को गिफ्ट करी। और ये एक मेरे लाइफ का बहुत मेमोरेबल पल होता है कि हमने ऑफ कोर्स कुछ पे किया। लोग को मैं देखता हूं ना सर कि ऑलवेज लोग अचीवमेंट चाहते हैं, वो कुछ सक्सेस चाहते हैं, वो कुछ गिफ्ट जरूर चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पे नहीं करना चाहते हैं। मैंने वो जो 40-50 लोग मेरे को ना बोले, उसके बावजूद भी मैं लगातार काम करता रहा। मुझे लगता है कि वो प्राइस मैंने एक बार पे करी थी, और जिंदगी में ऐसे बहुत खूबसूरत मोमेंट लाइफ कुदरत ऊपर वाले हमको देते चले गए। तो थैंक यू। हियर इज नाज। मेरे लाइफ का देखिए मेमोरेबल, बहुत सारा मेमोरेबल ये मोमेंट था, लेकिन वो पल कब आता है? मेमोरेबल तब होता है वो हमारे इमोशन से जुड़ा रहता है, तो उसके लिए पहले हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मेरा जो मतलब फीलिंग जो आया, उससे पहले मैंने स्ट्रगल किया। मुझे अभी भी याद है कि हम लोग 10 से 20 दिन तक लगातार 2-2 टाइम खिचड़ी खाते थे। काम करके आते थे, थक जाते थे, हिम्मत नहीं होती थी कि रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, तो मतलब इजी लगता था, कुकर में दाल चावल डालो, हल्दी नमक डालो, खिचड़ी तैयार। इस तरह हम लोग का 15-15 दिन गुजरता था। कभी कभी लगता था इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अदब जब मेरे पेट में थी, प्रेग्नेंट थी मैं, उस टाइम मुझे अभी भी याद है कि एफईडी में मैं जाती थी, पटना में नहीं होता था, कलकत्ता चली गई, पेट पूरा निकला रहता था, लेडीज मीट करती थी बहुत, कितना कभी कभी मेरा पैर इतना स्वेलिंग हो जाता था, तो मेरी भाभी लोग मेरा पैर कोई तेल लगाती थी, कोई ये करती थी। तो ये सब मतलब लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन जो मेमोरेबल पल तब आया जब मुझे इसका, स्विट्जरलैंड हम लोग क्वालिफाई कर रहे थे, स्विट्जरलैंड के लिए जब हम लोग क्वालिफाई कर गए, जब हमारा वीजा आया, वो मोमेंट मुझे लगा कि मैंने जो दिया इस बिजनेस में वो बहुत कम था।
अगर मैं किसी और भी सेक्टर में होती, बहुत भी मेहनत करती, तो हम लोग इतना अच्छा टूर नहीं कर पाते। फिर एक मोमेंट था जब हम लोग को स्टेज पे बुला के हम दोनों को, स्पेशली हम लोग का बिजनेस उस साल बहुत अच्छा गया था, तो हम लोग को बहुत अच्छा रिकॉग्नाइज किया गया, एक बुके दिया गया। तो मुझे उस टाइम फील हुआ कि ये बिजनेस में ही ये रिकॉग्निशन जिसके लिए मैं इस बिजनेस में आई थी, वो मुझे और कहीं नहीं मिल सकता था। तो ये सब कुछ कुछ थी जो मुझे बहुत ही अच्छा पल याद दिलाता है और मुझे मतलब इमोशनल कर देता है। और इसमें सर एक चीज बताना चाहूंगा, मेरी मम्मी बचपन में मैं मतलब हम लोग छत पे बैठे हुए थे ना, तो मेरी मम्मी के मतलब सर के ऊपर से आसमान पे एक हवाई जहाज आ रहा था, तो मम्मी भोजपुरी में देख कर बोलती हैं कि जो लोग हवाई जहाज, मतलब भोजपुरी में बोलते हैं, मैं ट्रांसलेट कर, जो लोग हवाई जहाज पे घूमते होंगे कितने खुश नसीब लोग होंगे। उस वक्त एक डिसीजन था ना कि मेरे पापा ऑलरेडी एक बिजनेसमैन थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं ऐसे बेटा अपने पैसे से मम्मी को हवाई जहाज पे घुमाऊंगा। और पहला जब हमारा प्लेटिनम फोरम था, हम लोग पटना एयरपोर्ट से मतलब शुरुआत की अपनी फ्लाइट, और जब मेरी फ्लाइट हवा में गई, फर्स्ट ट्रिप था मेरी मम्मी का मेरा। और गंगा नदी काफी चौड़ा है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल जब आसमान पर हम लोग पहुंचे तो पतला से लाइन की तरह दिख रहा था। मम्मी खिड़की की तरफ बैठे हुई थी, मैंने उनको ऐसे जोर से हग किया, गले लगाया, और मैंने बोला कि मम्मी आपको कैसा लग रहा है? तो वो रोने लगी बहुत जोर सर से। अब बोले कि मतलब बहुत इमोशनल हो गई, बोले कि इस वक्त अगर अल्लाह हमको मौत भी दे देना तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा कि मैंने दुनिया नहीं देखी, है ना। और मेरी मम्मी रो रही थी, मैं हंस रहा था। एयर होस्टेज कंफ्यूज थी, वो आके पूछती है सर कुछ हुआ क्या? मैंने बोला कि नहीं। लेकिन उस वक्त जानते सर एक चीज हुआ था, हम अक्सर अपनी माँ के ना वो बच्चे होते हैं ना जो अपनी माँ को तकलीफ देके रुलाते हैं। हम अपने पिता के वो बच्चे होते हैं ना जो अपने पिता को तकलीफ देके रुलाते हैं। हम अपनी वाइफ के अक्सर वो हस्बैंड होते हैं ना जो उनको तकलीफ देकर रुलाते हैं। लेकिन इस बिजनेस ने मुझे हजारों ऐसे मौके दिए जब मैंने उनको खुशी करके, खुशी देकर, सरप्राइज देकर रुलाया है, और उस आंसू का बहुत कीमत है सर, वेरी 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 वैल्यूबल। थैंक यू। बहुत बढ़िया ज़ैड, आपने तो एकदम इमोशनल कर दिया। और आई थिंक ये बहुत ही इंस्पिरेशनिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग आंसर था, और हम सब के लिए बहुत कुछ सीखने को है। और बहुत अच्छा मैं टेक अवे ले रहा हूँ इससे, और आप सब लोगों को ये चीज़ लेना चाहिए कि देखिए बाकी ट्रेडिशनल बिज़नेस में वो बकरी के समान होता है। बकरी कितनी भी लंबी हो जाए, कितनी भी ऊँची हो जाए, हाथी नहीं बन सकती दोस्तों। वेरी वेल सेड। क्योंकि मैंने भी देखा, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने ये देखा कि भई एक मोहल्ले में, एक शहर में मैं अपने आप को एक कामयाब डॉक्टर बना सकता हूँ, लेकिन नेशनल लेवल पे जाने में शायद मेरी ज़िंदगी कम पड़ जाए। लेकिन इस बिज़नेस में देखिए जब मेरे टेप्स निकले, है ना, 3-3 टेप्स निकल चुके हैं, और उसके बाद जो सेमिनार लेने को मिला, उसके ज़रिए जो पावर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो खुद का इन्फ्लुएंस है, वो काफ़ी हद तक बढ़ता चला गया। ये बिज़नेस आपको क्या-क्या दे सकता है दोस्तों, शुरू में आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। दूसरी बात एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए याद करिए जो ज़ेड ने बताया कि वो जो खंभा था चर्च के पास, उसमें जाने कितने आँसू गिरे थे ज़ेड के, राइट? लेकिन वो आँसू सच मायने में आज की डेट में मोती बन चुके हैं। क्लियर है ना दोस्तों? तो अंदाज़ा करिए सच मायने में ज़ेड ने साबित किया कि वो नो, नो नहीं था, दैट इज़ अ न्यू अपॉर्च्युनिटी। और आज की डेट में इसका ज़बरदस्त ऑर्गनाइज़ेशन है, जाने कितनी सिटीज़ में फैला हुआ है, राइट? और एक अंदाज़ा मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं पटना गया था मीटिंग लेने के लिए, और एक लड़का जो है वो भागता हुआ मेरे गले लग गया था आके, और वो रो रहा था। तो मैंने कहा, "भई क्या हो गया ज़ेड, कोई दिक्कत है क्या? क्या परेशानी?" क्योंकि उस समय कामयाब नहीं था। और इसने मुझसे कहा था कि आज मेरी माँ ने एमवे के बहुत सारे प्रोडक्ट कूड़े में जाके फेंक दिए। अगर ज़ेड को रिमेंबर नहीं हो तो मुझे याद है ये बात। याद है क्योंकि सर। ये मेरे बिल्कुल दिल को छू गई थी, और नाला मैंने में ज़ेड से सर, कहा था कि नाला ज़ेड में। देखो, अंधेरे की भी इंतहा होती है, ठीक है ना? और जब अंधेरा ज़्यादा होने लगता है तो ये समझ जाओ कि अब सुबह होने वाली है। और यकीन मानिए दोस्तों, उसके अगले ही महीने हमारा ज़ेड सिल्वर हो गया था दोस्तों। और उसके बाद की कहानी मैं जानता हूँ, जब पहली बार वो इनकी मदर को लेके फ्लाइट में गए, मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, वो कितना आशीर्वाद दे रही थी, कितनी ब्लेसिंग्स दे रही थी ज़ेड को, कि आप सोच नहीं सकते। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, तो सबसे पहले आपको वो क्राइसिस से गुज़रना पड़ेगा, वो स्ट्रगल से गुज़रना पड़ेगा। सच मायने में हमको वो स्ट्रगल बुरा बहुत लगता है। जैसे हमेशा हम कहते हैं, गॉड व्हाई मी? लेकिन जब हम कामयाब हो रहे होते हैं, तो भगवान से क्यों नहीं कहते कि व्हाई मी? सही है ना? तो अंदाज़ा करके देखिए कि युवराज सिंह बहुत ही बड़ा क्रिकेटर बना। उसकी जब मैंने बायोग्राफी पढ़ी तो उसने एक बात लिखी कि जब मुझे कैंसर हुआ, तो मैं भगवान की तरफ रो सकता था, चिल्ला सकता था कि भगवान व्हाई मी? आपने मुझे क्यों चुना? मैं तो अपने करियर के पीक पे था। मैं तो बहुत बढ़िया खेल रहा था। मैं तो 6 बॉलों में 6 छक्के मार रहा था। व्हाई मी? मुझे क्यों कैंसर आपने दिया? लेकिन युवराज ने कहा कि मैंने तब तो नहीं बोला था जब भगवान ने लाखों लोगों की लिस्ट में से मुझे क्रिकेटर बनाया था। करोड़ों की लिस्ट में से मुझे छाँट के वहाँ तक लेके गया था। तो जब मैंने उस समय नहीं बोला, तो इस समय भी मैं नहीं बोलूँगा कि व्हाई मी?
और आज की डेट में देखिए वो कैंसर को हरा के फिर आगे बढ़ चुका है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो ज़ेड ने आपको दिया है कि आप इस बात को लेके चलिए कि अगर स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो समझ जाइए कि भगवान आपको बहुत बड़ा चाहता है। और अगर आप वो स्ट्रगल से घबरा रहे हैं, तो फिर आप बड़े नहीं बन पाएँगे। आई थिंक जितने भी लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब इस बात से एग्री करेंगे मेरी कि स्ट्रगल भगवान उन्हीं की ज़िंदगी में डालता है, जब वो उन्हें बढ़ाना चाहता है। मैंने ये देखा है दोस्तों, मेरा अनुभव है इस बिज़नेस का कि फेल्योर इज़ नथिंग बट अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। फेल्योर को आप सक्सेस का अपोजिट मत मानिए, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री टू सक्सेस। आप जब फेल होते हैं, आप सीखते हैं, आप जब फेल होते हैं, आप सीखते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर सीखते हैं। लेकिन जब ये सीढ़ी बना के आप चढ़ते चले जाते हैं, तो फिर आप कहाँ पहुँचेंगे आपको पता नहीं। सचिन की बायोग्राफी में पढ़ रहा था, सचिन ने कहा कि जब मैं डकआउट हो जाता था, कई बार मैं जल्दी आउट हो जाता था, तो लोग मेरे ऊपर शब्दों के पत्थर फेंका करते थे। लेकिन मैंने पत्थर को सहेजा और उन्हीं को अपना माइलस्टोन बना दिया और आज उसे लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इसीलिए देखिए ये स्ट्रगल से मत घबराइए, ये नो से मत घबराइए। आप एक हिम्मत से कहिए कितने लोग मुझे नो करेंगे? 100, 200, 1000 कितने लोग मुझे नो करेंगे? लेकिन मैं आज आपको एक वादा कर सकता हूँ, मैं कामयाब होके रहूँगा, तो होके रहूँगा। और यकीन मानिए इस बात में इतनी पावर है कि ईश्वर, अल्लाह सबको आना पड़ेगा और आपसे कहना पड़ेगा तथास्तु। आप कामयाब होके रहेंगे। क्लियर है? और वाक़ई नाज़ ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि मेन चीज़ क्या है कि फ्री होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सही है? अब देखिए वो जो फैमिली जा रही थी मोटरसाइकिल पे और जो नाज़ अपनी शानदार गाड़ी में बैठ के जा रही थी, कितना फ़र्क था दोस्तों। राइट? एक छोटे से स्ट्रगल से अगर इतना बड़ा प्राइज़ मिल सकता है, तो क्यों नहीं दिया जाए? क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन ज़ेड और नाज़िया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आपका डेली रूटीन क्या है? कैसे आप कामयाब होते हैं? कैसे आपने ये अपना डेली रूटीन बनाया हुआ है? क्योंकि हम सब लोग जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जो लोग जानना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। कि आखिरकार ज़ेड और नाज़िया का डेली रूटीन है क्या? वो करते क्या हैं? किस प्रकार से बिज़नेस को बिल्ड अप करते हैं? डेली रूटीन क्या है उनका? थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत सारे हाथ मुझे देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसका मतलब क्वेश्चन सही जा रहे हैं। या ओवर टू ज़ेड एंड नाज़िया। व्हाई नॉट सर, एक्चुअली जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करी थी, मैं उस वक्त का जरूर कुछ डेली रूटीन बताना चाहूंगा और मैं आज का बताना चाहूंगा। उस वक्त मेरी दुकान सुबह 9 बजे खुल जाती थी और शाम को रात को 9 बजे बंद होती थी और दुकान का ताला खोलने वाला भी मैं था और ताला बंद करने वाला भी मैं था। तो मेरे पास जो समय बना दुकान के बंद करने के बाद और दुकान खोलने से पहले, मैं सुबह में कराटा जाता था, जूडो कराटे सीखने जाता था। जॉगिंग वॉगिंग का बचपन से ही अच्छा हैबिट रहा। तो मैंने वो क्लासेस बंद करके वो वाला 2 घंटा मैं मॉर्निंग में इस बिजनेस को देना शुरू कर दी और 8:30 बजे घर पहुंचता था और 30 मिनट्स के अंदर नहाकर नाश्ता करके 9 बजे उस किसी भी कीमत पे 9 AM मेरी दुकान एनी हाउ ओपन हो जानी है। और मैं मॉर्निंग में उस वक्त बिजनेस का प्लान डेमो कर लेता था। दोपहर में 12 बजे जब हमारे पास कस्टमर्स कम होते थे, उस वक्त मैं सीडी सुनता था, बुक्स पढ़ता था और खुद को तैयार करता था और कुछ अपॉइंटमेंट रात का मैं बुक करता था और रात को 9 बजे दुकान बंद करने के बाद दुकान में अपने आप को थोड़ा सा तैयार करता था। 9:30 बजे से लेकर 11 बजे रात तक मैं प्लान दिखाता था और 11 बजे रात के बाद मैं घर घर पे जाता था और ये शेड्यूल मेरा लगातार चला। बिजनेस में शुरुआत के दिनों में मेरे को 6 महीने ये समझने में लग गया कि इस बिजनेस में मेरे को और क्या करना चाहिए और उसके बाद अगले 9 मंथ के अंदर मैंने सिल्वर ब्रेक कर दी अपने इसी शेड्यूल को कंटिन्यू करते हुए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो बिजी नहीं है, वो खामखा के बिजी है ना। उन्होंने अपने दिमाग के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल दी है कि मैं बिजी हूँ। और मैंने एक बार पापा से पूछा था कि पापा, मेरे पापा लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, तो मैंने उनसे पूछा पापा सक्सेस का क्या राज है, मतलब सक्सेस की क्या फार्मूला है। तो मेरे पापा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। उन्होंने बोला था कि सक्सेस का क्या राज है ये तो नहीं पता, पर फेलियर का राज मेरे को पता है। तो मैंने बोला वो क्या है, तो उन्होंने बताया था ना कि आई एम बिजी। जो इंसान ये बोलता है ना मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत बिजी हूँ, वो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान गॉड अल्लाह उसको उसके काम से ज्यादा, उसकी क्षमता से ज्यादा उसको काम नहीं देंगे। तो अगर आदमी कोई बोलता है मैं बहुत बोली आई विल मैनेज, टाइम किसी के पास नहीं होता, यू हैव टू मैनेज दैट, यू नो। और आज के डेट में अगर बात करी जाए मेरी रूटीन तो बहुत मजेदार। आज भी मैं सुबह में 6 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद ऑफ कोर्स हमारी मैं जॉगिंग पे जाता हूँ, हम लोग जॉगिंग करते हैं। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो घर में जॉगिंग करते हैं, कुछ योगा करते हैं। 30 मिनट्स टू 1 आवर का जॉगिंग हमारा होना ही होना है पर डे। 30 मिनट मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद हम लोग भरपूर 10 ग्राम में 10 ग्राम अनाज हम लोग प्रोटीन शेक लेते हैं मॉर्निंग में। दैट इज आवर शेड्यूल। प्रोटीन शेक लेते हैं, उसके बाद कुछ एप्पल्स वगैरह भी लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और दिन में और सब चीजें हमारी होती रहती हैं। एक बार डॉक्टर शैलेंद्र सर से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे को बहुत अच्छा बताया था
कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे थे, एक प्रोफेसर के बारे में, कि उन्होंने स्टूडेंट के ऊपर एक डेमो करके सिखाया। एक बड़ा सा टब लेकर, एक बड़ा सा डब्बा लेकर आए, उस डब्बे के अंदर उन्होंने कुछ बड़े बड़े बॉल्स डाल दिए और उसके बाद उनसे पूछा कि क्या इस डब्बे में कुछ और जा सकता है क्या? तो सभी स्टूडेंट ने बोला कुछ नहीं जा सकता। फिर उन्होंने कुछ कंकड़ी ली, गिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने कुछ कंकड़ी डाल दी और बोला कि इस अब डब्बे में कुछ जा सकता है क्या? तो स्टूडेंट बोले नहीं सर, अब तो जो भी जगह था वो भी कंकड़ से फुल हो गया। फिर उन्होंने बालू लिया और वो बालू जो होता है सैंड, उसको डाला और हिलाते चले गए, वो बहुत सारा सैंड उसके अंदर चला गया। फिर उन्होंने बोला और कुछ जा सकता है क्या? तो सारे स्टूडेंट ने बोला नहीं नहीं, अब तो बिल्कुल ही भर गया, जो जगह खाली तो आपने सैंड से भर दी, अब कुछ नहीं जाएगा। फिर उसके अंदर एक्सेस एनर्जी ड्रिंक उन्होंने लिया और वो डालना शुरू करी, 8-10 कैन वो भी चला गया, यानी 2 लीटर पानी उसके अंदर और चला गया और वो सारा सूखता चला गया। तो उन्होंने, प्रोफेसर साहब ने ये बताया कि ये जो बड़े बॉल्स थे ना, हमारी जिंदगी की वो चीजें हैं जिनको करके हम सक्सेसफुल होते हैं, हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट चीजें। बिलीव मानिए, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, 90% लोग ये कहानी जानते हैं। सवाल ये उठता है कि इंप्लीमेंट कितने लोग करते हैं, है ना? मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूं लेकिन मैं इंप्लीमेंट करने में ज्यादा बिलीव रखता हूं। ओके, तो ये जो कहानी मेरे को एक बात समझ में आ गई कि मेरी शेड्यूल्स का बिल्कुल वाट लग गया चलेगा, लेकिन कुछ चीजों का वाट नहीं लगता, जिसके अंदर 5 कॉलिंग मैं अपने लिए पर डे करता हूं। ग्रुप कॉलिंग करता हूं 20 से 25 लोगों के लिए, मतलब 20 से 25 कॉल करता हूं ग्रुप के लिए, चाहे उसमें 3 या 4 लोग रहते हैं, किसी के लिए 3 कॉलिंग, किसी के लिए 4 कॉलिंग, क्योंकि नया आदमी कॉलिंग नहीं कर पा रहा है, अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पा रहा है, तो आज के डेट में मैं वो करता हूं, मैं उनके लिए अपॉइंटमेंट सेट करता हूं, शो द प्लान का और डेमो का। टारगेट हम दोनों का ये होता है कि 3 से 5 पर डे कम से कम हम दोनों के द्वारा अपने लिए, कुछ अपने डाउनलाइंस के लिए शो द प्लान, एसटीपी और प्रोडक्ट डेमो जरूर हो जाए। ये बड़े बॉल है, ये होना ही होना है। ओके, ये होना ही होना है। हो सकता है कि मैं जॉगिंग 1 घंटे के बजाय आधा घंटा कर लूं, पर ये नहीं चेंज होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? और एक हम लोग गोल बनाए हुए हैं कि पर डे कुछ पीवी अपना पर्सनल जरूर हो, चाहे वो 2 पीवी हो या 20 पीवी हो, है ना? पर डे कुछ पीवी अपना पर्सनल जरूर हो, जिससे हम लोग ये कर सकते हैं। और मैं 2 घंटा अपने जो डाउनलाइन से, जो मेरी टीम है, उसको मैं 2 घंटा उन लोगों को पर डे कॉलिंग करता ही करता हूँ। ओके, उसमें सब लीडर से बात करना, कुछ अदर बात करना, इवनिंग में कोई मीटिंग होती है तो उसके लिए थोड़ा सी बुक सीडी पे ध्यान देते हैं, और जो बुक्स पढ़ते हैं, सीडी सुनते हैं, ये तो अपना रेगुलर शेड्यूल में चलता रहता है। इसको लेकर आज के डेट में हम लोग प्लान कर रहे हैं और फोकस रखते हैं उस बड़े बॉल के ऊपर, कि अगर छोटे बॉल कंकड़ी नहीं भी गए तो जाए, लेकिन वो बड़ा बॉल जरूर जाए। और डॉक्टर शैलेंद्र सर ने एक बार बताया था कि वो जो एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है, वो जो पानी है, वो रिलेशन है, वो सबको जोड़ के रखेगा, गिट्टी को, बड़े बॉल्स को और वो सैंड को, वो सबको जोड़ने का काम वो पानी करता है। तो हम लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि सबको जोड़ कर रखें, और इसी तरीके से हम लोग अपने दिनचर्या को बिताते हैं। और वक्त मिलता है तो हम दोनों को बाहर में घूमने जरूर जाते हैं। बाहर में तंदूरी चाय पटना में बहुत मिलता है, हम लोग बहुत जाकर पीते हैं दोनों को साथ में, और साथ में 1-2 घंटा हम लोग फन लगभग डेली कुछ ना कुछ हम लोग कर ही लेते हैं। हियर इज नास। डेली रूटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए रूटीन क्यों। काम तो सभी लोग, सारे दुनिया के जितने लोग हैं करते हैं, लेकिन रूटीन बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था। मैंने देखा कि जो बच्चे टॉपर होते हैं उनका रूटीन होता है, और जो बच्चे रूटीन नहीं बनाते हैं, मतलब जब चाहे पढ़ लिया जब चाहे खेल लिया, तो वो बच्चे टॉपर नहीं हो सकते हैं। तो ये बात मुझे इस बिजनेस में समझ में आया कि अगर हमने रूटीन से इस बिजनेस को नहीं किया, यानी जब मन किया सीडी सुन लिया, जब मन किया नहीं सुना, जब मन किया बिजनेस किया, जब मन किया नहीं किया, जब मन किया डेमो दिखाया, जब मन किया नहीं किया, तो टॉपर नहीं होंगे इस बिजनेस में। तो रूटीन बनाना बहुत जरूरी था। तो इस चीज को हम लोग ने, मतलब जो करना है एमवे बिजनेस में, जो जरूरी है उसको अपने रूटीन में डाला हमने, कि हमें अपनी टीम को कॉल करना है। जो मेरा काम था, लेडीज को कॉल करना है, उन्हें जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, बिजनेस के बारे में बताना है, बुक्स जो सुनना है, सीडी जो सुनना है, ये रूटीन में बांध दिया, क्योंकि हमें वो जिंदगी काटनी नहीं थी, हमें जीनी थी, तो उसके लिए रूटीन बहुत जरूरी था। तो ये हमारा डेली का रूटीन होता है। और एक चीज पे हम लोग दोनों को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम लोग आपस के अंदर एक कमिटमेंट किए हुए हैं कि नेगेटिव बोलने से बेहतर है चुप रहना। तो हम लोग ज्यादातर दिन में पॉजिटिव बातें ही सुनते हैं, पॉजिटिव टॉक ही करते हैं, नेगेटिव ना सोचते हैं ना हम बोलते हैं। इस पे हम लोग बहुत ज्यादा दोनों को ही कमांड करते हैं। हमारे घर में कोई नेगेटिव बोलेगा तो उसको फाइन लग जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब इतना मजा आ रहा है कि आप लोग को लग रहा है सुनते ही जाओ और सुनते ही जाओ। तो दोस्तों, ये जो टेक अवे मैं समझ पाया हूँ, मैंने कुछ लिखा भी है
देखिए, सबसे पहले ज़ेड ने बहुत अच्छी बात बताई कि देखिए बिज़ी रहने का क्या मतलब होता है, वो सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है, कि आप एक्टिविटी में बिज़ी हैं या प्रोडक्टिविटी में बिज़ी हैं। ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टिविटी में बिज़ी हैं तो कहीं नहीं जाने वाले। वो कोल्हू का बैल आपने देखा है ना? वो बिज़ी रहता है। वो केवल वहीं घूमता रहता है, वहीं घूमता रहता है, नतीजा कुछ नहीं निकलता है। तो पहले अपने आप से समझिए कि कहीं ऐसा काम तो आप नहीं कर रहे हैं या फिर प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना? मुझे आज भी याद आ रहा है, बहुत साल पहले मेरे पास एक कपल आया था और उनकी वाइफ मुझसे बोली कि सर ये इतना पढ़ते हैं, इतना सीडी सुनते हैं, इतना किताब पढ़ते हैं, होता तो कुछ नहीं है, कोई चेक-वेक तो आता नहीं है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि वो एक्टिविटी कर रहे थे। प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे थे। जैसे कि ज़ेड ने बहुत अच्छी बात कही कि किताब को पढ़ना है दैट इज़ ऑल ओके, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। वो पढ़-पढ़ के वो दिमाग बड़ा नहीं करना है हमको, राइट? उसको इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी पे फोकस करिए, तो एक्टिविटी उसकी सहायक है। क्लियर है? सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं बायोग्राफीज़ बहुत पढ़ता हूँ, तो मैं अमिताभ बच्चन जी की बायोग्राफीज़ पढ़ रहा था। उस बायोग्राफी में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे मिली जिससे वाक़ई मेरी लाइफ़ में बहुत चेंजेज़ आए। वो बायोग्राफी में ये लिखा था कि इंसान कभी भी व्यस्त नहीं होता है, वो अस्त-व्यस्त होता है। अगर कोई भी आदमी कह रहा है कि मैं व्यस्त हूँ, इसका मतलब है उसकी ज़िंदगी मेस है, अस्त-व्यस्त है। और अमिताभ बच्चन आज इतने साल के हो चुके हैं और जो उनके बारे में कहा जाता था कि आज वो जैसे-जैसे उनकी एज बढ़ रही है, वो और भी बिज़ी होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सच मायने में उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक अच्छा प्रपोज़ल है, तो मेरे पास समय है। क्यों मालूम है? ही इज़ फोकसिंग ऑन प्रोडक्टिविटी। और अगर आप वो बड़े बॉल्स पे फ़ोकस करेंगे, सबसे पहले फ़ोकस करेंगे तो डेफ़िनेटली उसमें बहुत सारी चीज़ें जाने वाली हैं। अब अंदाज़ा करके देखिए उसी मर्तबान ने जिसकी ज़ेड ने अभी बात करी, अगर आप रेत पहले से भर दें तो? क्या वो बड़े वाले बॉल जा पाएँगे उसमें? नहीं जा पाएँगे दोस्तों। इसीलिए पहले आपको प्रायोरिटी बड़े वाले बॉल्स डालने होंगे। उसके बाद आपको छोटे छर्री या छोटी मिट्टी या फिर रेत डालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर पानी डालना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी चीज़ पहले डाल दी ना, तो फिर वो बड़े वाली प्रायोरिटी वाले बॉल्स, प्रोडक्टिविटी वाले उसमें नहीं जा पाएँगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, नाज़ ने बहुत अच्छी बात करी कि देखिए प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है ना? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ से टर्नओवर आता है। When you are sitting in front of your customers, when you are sitting in front of your prospects, when you are showing the plan, when you are doing the demos, ये सारी जो चीज़ होती हैं, ये प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं। किताब पढ़ना, सीडी सुनना, ये सब चीज़ें उसको और स्किल्ड बनाता है। तो ये विशेष ध्यान कर लीजिए, ये नहीं कि आप 24 घंटे में से आपने 10 किताबें आज ही पढ़ डाली, उससे नहीं होगा, राइट? आपको क्या करना है, एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी के भेद को समझना होगा दोस्तों। नाज़ ने बहुत अच्छी बात करी, जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी कामयाब लोग होते हैं, उनका एक रूटीन होता है। जैसे कि आप किसी भी क्रिकेटर को ले लीजिए, किसी भी हॉकी के चैंपियंस को ले लीजिए, वो लोग तब भी प्रैक्टिस करते हैं जब मैच नहीं होता। सही है ना? अभी रिसेंटली आप देखिए हमारे गोल्ड लेके आए, ठीक है? आपने उनका एक्सरसाइज सेशन देखा है? ठीक है? कमाल की एक्सरसाइज करते हैं वो, देखिए जॉब के अलावा मैंने उनका एक्सरसाइज सेशन देखा, मैं चौंक गया। सही है ना? तो मेन चीज़ क्या है, गोल्ड लेके वही आएगा। गोल्ड मेडल लेके वही आएगा जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होगा, रूटीन काम कर रहा होगा, रूटीन में उसकी ज़िंदगी होगी, तब जाके वो गोल्ड को अचीव कर पाएगा। तो थैंक यू सो मच, मतलब इतना एनलाइटिंग हो रहा है ये सेशन कि इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सेट वाक़ई वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू इन द टीम। बहुत अच्छा लग रहा है। सही। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हाउ यू सेट द गोल्स? आप गोल कैसे सेट करते हैं? क्वेश्चंस बहुत हैं मेरे पास, इसलिए हम कहेंगे कि आप फटाफट प्रिसाइज़ली जवाब दीजिए, यस सर, यस सर। लेकिन हम लोग ये को ज़रूर बताइए। ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि हम गोल को कैसे सेट करते हैं। मेरा मानना है सर कि सबसे पहले जो गोल सेट होगा ना, वो पेपर पे सेट होने से पहले, दिमाग में भी सेट होने से पहले, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारा गोल सेट होगा। दैट मीन्स क्या है कि अगर हम एमवे बिजनेस को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस सिस्टम को लेकर बात कर रहा हूँ, तो एक चीज गोल अपने दिमाग के अंदर सेट होगा कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, कुछ इस तरह का। मेरे को पता था कि इस बिजनेस से हमारा करियर ही बेहतर बनना है, दैट इज माई ऑल अबाउट। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं सर। उनको पता है कि वो बकरी को मतलब बकरी को खाना खिला रहे हैं और वो बकरी कितनों भी बड़े हो जाएगी तो आधा किलो से ज्यादा दूध नहीं दोगी, और जस्ट बगल के अंदर एक जर्सी गाय मर रही है खाए बिना, उसको नहीं देते हैं, जो कि पता है कि वो शुरुआत भी करेगी तो 25 किलो से दूध शुरू करेगी। हमारा जो एमवे बिजनेस है वो जर्सी गाय है। मैं देसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ सर, क्योंकि मेरा एक चीज है ना, बहुत टेक्निकल बात बोलूं और हमारे पल्ले कम पड़े तो गलत बात है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमें पता है कि हम जिस जॉब में हैं,
हम जिस दुकान को चला रहे थे, मैं अपने ऊपर लेकर बात करता हूं, मुझे पता था कि वो एक देसी बकरी है, वो आधा किलो से ज्यादा दूध नहीं देगी। और एमवे बिजनेस मेरे को पता था कि एक जर्सी गाय है, ये 25 किलो से शुरुआत करेगी। लेकिन फिर भी कई लोग क्या करते हैं, वो बकरी को खिलाने में इतने बिजी हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि इस बकरी से ही हम 25 किलो दूध निकाल के रहेंगे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतनी सी बात लोगों को पहले समझ में नहीं आती सर, इसीलिए उनका गोल नहीं बन पाता है। सबसे पहले तो छोटी सी बात है जो मुझे लगता है कि क्लास 2, 3, 4 का भी बच्चे को समझ में आ जाता है देखकर कि दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। इस बिजनेस को मेरे को तो समझ में आया कि ये एक जर्सी गाय यहाँ से बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है। और जब मैं इसके लीडर्स को सुना तो समझ में आया कि यहाँ पर बहुत पैसे, लाइफ स्टाइल, टाइम, मनी, सिक्योरिटी सब कुछ बना सकते हैं। देन बिलीव आया और तब गोल की सेटिंग होती है। तो गोल में जो सबसे पहले मैं गोल सेट करता हूं सर, वो सेट करता हूं 3 इयर्स का गोल, कि जो भी प्लानिंग हो वो एक दिन का नहीं हो। कई सारे लोगों को मैं बोलता हूं, कई सारे लोगों को मैं देखता हूं कि बहुत जल्दी जल्दी अपने गाड़ी का गियर चेंज करते हैं। अगर गाड़ी का गियर बहुत जल्दी जल्दी चेंज करेंगे ना तो क्लच पे जोर पड़ेगा और आपका क्लच जल जाएगा। गाड़ी का गियर जल्दी जल्दी चेंज करने के लिए एक गियर पे अगर आप डालिए ना तो 3 साल उस गाड़ी को चलाइए उस गियर पे, इस बिजनेस के गियर पे मैं बात कर रहा हूँ। तो एक गोल सेट करना है, वो गोल सेट होगा 3 इयर्स का। फिर उसको मतलब कंसंट्रेट करके लेकर आइए 1 ईयर के गोल में। फिर उसको थोड़ा सा तोड़िए, 6 मंथ भी आएगा बीच में, लेकिन 1 मंथ के गोल में लेकर आइए कि इस महीने मुझे क्या करना है। और देन उसको एक वीक के गोल में लेकर आइए और डेली के गोल में लेकर आइए। बिलीव मानिए, अभी जो मैं अपना शेड्यूल बता रहा था कि मैं इतने बजे उठ जाता हूँ, रात को शाम को हम लोग इतने बजे सोते हैं, अभी मैं आप लोग के सामने बैठा हूँ 6 to 6:30 हम लोग का रात का डिनर हो चुका रहता है हमारी फैमिली का। क्योंकि हम लोग देखें कि मीटिंग उसके बाद क्या होता है, खुलकर 11-12 बजे तक हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। ये मेरे को लगा कि ये चीज हो सकता है। ये टाइमिंग शेड्यूल हमारा चेंज हुआ क्योंकि इस बिजनेस को बिल्ड करना है। तो ये चीज एक समझ में आई कि अगर हमें डेली के गोल पे फोकस करना है और एक दिन अगर हमारा मिस होता है ना तो हमारा एक वीक मिस हो जाएगा, और एक वीक मिस होगा तो एक मंथ मिस हो जाएगा, और एक मंथ मिस होगा तो 1 ईयर मिस हो जाएगा, और आपका गोल पूरा धड़धड़ा के गिर जाएगा। वो हम लोग एक रखते थे ना, सारा सीक्वेंस में एक ईंटे को रखते थे या किसी पजल को रखते थे, इसको गिराते थे तो ये इसको गिराता था, उसको करते करते पूरा का पूरा गिर जाता था। जस्ट लाइक दैट, अगर आप एक दिन को आपने मिस कर दी, एक दिन पे अगर आपने फोकस नहीं करी और उसको आपने अच्छे से प्लान नहीं किया उसको, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग को ईयरली और 3 साल का गोल प्लान लेकर चलना चाहिए कि अगले 3 साल के अंदर मुझे ये काम कर लेना है, इस फिजिकल ईयर में मुझे ये तो कर ही लेना है। और गोल कोई भी ऐसा ना हो कि जो बिल्कुल अनचंबा, मतलब बिल्कुल वाला, जैसे कि मैं बोलूं कि इस फिजिकल ईयर में मैंने डिसीजन लिया है कि मैं स्कूटी डायमंड जाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ लोग ऐसे ही झूठ मूठ के अपने गोल बना लेते हैं, बना तो लेते हैं, काम कुछ नहीं करते। पता चला कि उन्होंने गोल तो बना ली और 5 महीना निकल गया, 10 आदमी को भी प्लान डेमो नहीं किया, तो वो गोल का अपने आप में कुछ भी नहीं है। गोल है कि आपके डेली एक्शन पे डिपेंड करता है। तो फोकस, आप 3 साल का गोल बना, लेकिन फोकस आप डेली के रखें, और डेली आप क्या कर रहे हैं इसको अपने आप को डिसिप्लिन करना इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, एक दिन 10 घंटा एक्सरसाइज करने से मेरा बॉडी बहुत बढ़िया नहीं होगा, लेकिन हर दिन आधा घंटा 20 मिनट एक्सरसाइज करने से आप जिंदगी भर फिट रह सकते हैं। ये बिजनेस वही है। पता चला एक दिन हमने इतना सारा काम कर ली और अगले 6 महीने तक कुछ नहीं किया, उससे बेहतर है कि आप एक डिसीजन लीजिए कि मैं 2 घंटा ही करूंगा, लेकिन वो 2 घंटा में ये काम एनी हाउ करके रहूंगा, तो वो ज्यादा बेहतर है। गोल के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगी कि गोल डिपेंड करता है हमारी ड्रीम पे। हमको जो भी ड्रीम, जो रिसेंट ड्रीम है उस तरह का गोल, जैसे कि लोग बोले ना बहुत बड़ा बड़ा गोल बना लेते हैं, करते कुछ नहीं है। छोटे छोटे गोल बनाइए। बहुत सारी छोटी जरूरत होती है जो घर में जरूरत है। शुरू में ही रह रहे रेंट के मकान में और सीधा आप कर लिए कि बंगला बनाएंगे। अरे पहले कीजिए कि हम अपने फ्लैट में जाए या छोटा सा कुछ हो, जैसे चल रहे हैं स्कूटी से और तुरंत कर लिए कि नहीं हम BMW लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आपका जो गोल है वो आपकी जो जरूरत है, जो लगता है कि अभी इसके बगैर हमें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, ये चीज हमें चाहिए। वो छोटा सा AC भी हो सकता है, इन्वर्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गोल उसी तरह डिपेंड करता है कि हमारा ड्रीम कैसा है और किस तरह से हम करें तो वो अचीव करने में आसानी होती है। और इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम गोल को सेट करें और गोल को फोकस करें, आपका मेंटर का आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। हमने आज तक एक भी 3 डिसीजन, शादी का डिसीजन, फाइनेंस का डिसीजन और अपने फ्यूचर का डिसीजन विदाउट मेरे मेंटर नहीं लिया।
एक केवल डिसीजन बीच में मैंने बिना किसी मेंटर के प्लानिंग कर ले लिया था, जो कि उस वक्त के हिसाब से हमारा सही नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद वही मेंटर आकर उसको सही किए, क्योंकि उस वक्त में मेरे को थोड़ा सा साल भर रुक कर वो काम करना था, मैंने साल भर पहले कर दी थी, तो उसका बाउंस बैक मेरे को बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन चूंकि मैं स्ट्रांग था, फोकस था, तो फिर संभल गया, और मेरे मेंटर हमारे पास आपास है, तो उन्होंने हमको संभाल दिया। तो मुझे लगता है कि जो भी हम गोल बनाए, अपने मेंटर को लूप में रखकर उनकी काउंसलिंग में बनाए, और बिलीव कर रहे हैं कि ये अगर हमने बनाया है तो ये अचीव होके रहेगा। बहुत बढ़िया जेड, बहुत ही बढ़िया। मतलब इतना विजडम है आपकी बातचीत में, बहुत जबरदस्त है। देखिए, एक टेक अवे अगर हम लेके चलें तो गोल हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए। ये बहुत अच्छा जेड ने बोला। और दूसरी बात एक और है, देखिए गोल में आप हमेशा वो एक किताब का भी पढ़िएगा, टॉक द टॉक। ये मेरी ज़िंदगी की बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। ये एक एम्बिट डायमंड के द्वारा लिखी गई है, यूएस के। उसमें वो शुरुआत करते हैं, इंच बाय इंच एवरीथिंग इज़ इंच, यार्ड बाय यार्ड एवरीथिंग टू हार्ड। कहने का मतलब है, अगर हम धीमे-धीमे करके सही गोल की दिशा में चलते हैं, सही दिशा में चलते हैं, तो डेफिनिटली हम बड़ा से बड़ा गोल भी अचीव कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हिंदी में समझें, तो अगर आपको हाथी खाना है तो कैसे खाएँगे? आप ऐसे करके जो है हाथी नहीं खा सकते, है ना? आपको क्या करना पड़ेगा, बाइट बाय बाइट खाना पड़ेगा, और अगर आप बाइट बाय बाइट खाएँगे तो आप हाथी भी खा सकते हैं, व्हेल भी खा सकते हैं। सही है ना? तो इसीलिए ये विशेष ध्यान रखिए कि ऐसा मत करिए। मुझे आज भी ध्यान आ रहा है, लगभग 10-15 साल पहले एक डाउनलाइन मेरी टीम में स्पॉन्सर हुए, और मैंने उनसे पूछा आपका सपना क्या है? बोला मेरा सपना तो हेलीकॉप्टर का है। राइट? मैंने जब पहला चेक उनका 3% आया तो मैंने पूछा कि भाई और अच्छा क्या लगा? बोले नहीं ये कोई खास नहीं है, मैं तो हेलीकॉप्टर खरीदूँगा। तीसरे दिन महीने जो है वो 9% पहुँच गई। फिर मैंने पूछा और भाई कैसा लग रहा है? बोले नहीं ये सब बेकार है, मेरे को तो हेलीकॉप्टर खरीदना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो फाउंडर 9% होके इस बिज़नेस से भी रवा हो गए। राइट? कहने का मतलब है कि इंच बाय इंच एवरीथिंग इज़ इंच एंड यार्ड बाय यार्ड एवरीथिंग टू हार्ड। देखिए दोस्तों, हर चीज़ को सेलिब्रेट करिए। मुझे आज भी याद आ रहा है, जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था, हम लोग किसी को स्पॉन्सर करते थे, मैं और रेणु का जो है डोसा खाने जाते थे। राइट? तो कुछ ऐसा बना रखा था कि जब छोटा भी कोई अचीवमेंट करेंगे, तो हम कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेंगे। उससे क्या होता है, लाइफ में रस रहता है दोस्तों। ठीक है? उससे क्या रहता है, आप अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि सेलिब्रेशन भी साथ-साथ में ज़रूरी है, भले ही वो छोटा-सा सेलिब्रेशन हो, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ना भी हो। अब डोसा खाना कितना बड़ा सेलिब्रेशन होता है, राइट? लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, वी रियली सेलिब्रेट। उससे क्या होता था, हमें मोटिवेशन मिलता था अपने नेक्स्ट गोल पे जाने के लिए, राइट? तो टुगेदर बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ज़ेड, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा, क्वेश्चन्स बहुत सारे हैं, समय बहुत कम है, तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। और मैंने ये देखा है, जितने भी सफल लोग होते हैं, उनकी कुछ हैबिट्स होती हैं। ठीक है? एवरी सक्सेसफुल मैन हैव फ्यू हैबिट्स। तो मैं ऐसी 3-4 हैबिट्स के बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, जो आपने अपने अंदर इनकलकेट की, और उसकी वजह से आप इतनी जल्दी, इतनी कम उम्र में इतना आगे पहुँच पाए। वो 3 हैबिट्स क्या हैं? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे इम्पोर्टेंट जो हैबिट्स की मैं बात कर लूंगा, वो मैं बात करूंगा जिद्दी होना। मुझे लगता है हठी, जिद्दी जिसको हम कहते हैं, ये ग्रोथ के लिए या किसी भी अचीवमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितने भी कामयाब लोगों को देखेंगे, चाहे अमिताभ बच्चन को उठा लीजिए, चाहे किसी भी लीडर को उठा लीजिए, वो बहुत जिद्दी थे। जिद्दी किस चीज को लेकर, कि उन्होंने जो ड्रीम्स सेट किया है, उन्होंने जो गोल सेट करी है, वो होके रहेगा। इस चीज को लेकर जिद्दी होना बहुत जरूरी है। ये आदत आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा, लगातार काम करने का आदत होना चाहिए। परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी, बार बार और लगातार। बेस्ट एग्जांपल डॉक्टर शैलेंद्र सर ने मुझे बहुत पहले दिया था, कि बारिश होती है, पानी के खरबों बूंद गिरते हैं, नदी को बना देते हैं, समुद्र को बना देते हैं, लबालब। अभी गंगा नदी देखिए एकदम लबालब है, लेकिन वही बारिश का एक बूंद लगातार किसी पत्थर पे गिरता रहता है ना, तो उसको भी छेद कर देता है, इवन फाड़ देता है, 2 टुकड़े में कर देता है। तो हम तो गॉड के बनाए हुए वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है, अशरफुल मखलूकात बोलते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है। अगर हम किसी एक काम को लगातार और एक तरीके से करते चलेंगे ना, तो क्यों ना मिरेकल होगा। लेकिन वही है, हम पर डे का गोल बनाए कि हम इतने डेमो, इतने प्लान पर डे करेंगे, और करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। 3 दिन का मोटिवेशन लेकर नहीं, 3 साल का मोटिवेशन लेकर। और तीसरा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा सर, वो जो मेरी हैबिट्स रही, मैं अपने आप को डिसिप्लिन कर सका। मैं ऑफ कोर्स, जब आप काम करेंगे तो मोटिवेशन डिमोटिवेशन दोनों आएंगे, आपको सक्सेस भी मिलेगी, कभी कभी फेलियर भी मिलेगा। लेकिन इस चीजों में मुझे एक चीज बहुत मोटिवेट, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। मैं ऑलवेज खुद को बहुत विजुअलाइज करता रहता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, शेर को कोई ये नहीं जाकर बोलता है कि आप जंगल के राजा हो। शेर को पता है कि वो जंगल का राजा है।
हाथी को कोई जाकर ये याद बार बार नहीं दिलाता है कि तुम इस जंगल के सबसे भारी जानवर हो और तुम बहुत ताकतवर हो। हाथी को पता होता है कि उस जंगल का सबसे भारी और बहुत ताकतवर जानवर है। चीता को कोई जाकर बार बार ये नहीं बताता कि तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो। चीता को पता होता है कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, पेड़ पे चढ़ सकता हूँ और ये कर सकता हूँ। उसी तरह बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए पर्सन, बीइंग ए शेर और शेरनी, आपको पता होना चाहिए कि आप है कौन। कोई और आकर आपको कुछ बताए कि आप ये कर सकते हो, वो नहीं हो सकता है, वो आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा। और आप सेल्फ विजुअलाइजेशन में आंख बंद कर लेता हूं सर, और मैं अपनी डायमंड्स का सेलिब्रेशन एंजॉय करता हूं। मैं अपने ग्रुप में बहुत सारे गोल्ड का, प्लेटिनम का पिनिंग करता हुआ अपने आप को देखता हूं, और देखता हूं कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से हम लोग टूर पे टूर एंजॉय कर रहे हैं। तो जब मैं डिमोटिवेट होता हूं और आंख बंद करके ज्यादा नहीं 15-20 प्लेटिनम का प्लेटिनम पिनिंग करता हूं, 2-4 एमरल्ड का मैं हैंड पिनिंग करता हूं और कुछ उनके लिए स्पीच तैयार करता हूं, तो मेरे अंदर पूरा चार्ज आ जाता है। मैं इस हैबिट को कंटिन्यू करता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगता है सर, क्योंकि हैबिट्स के बगैर अगर हैबिट चेंज नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं करेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारी हैबिट चेंज की, लेकिन एक हैबिट जो लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारी लेडीज को बोलना चाहूंगी कि हम लेडीज जो जिस माहौल में मतलब हम रहते हैं, घर में रहते हैं और पड़ोसी के साथ रहते हैं, तो एक चीज मैंने देखा कि निगेटिविटी बहुत टॉक बहुत होता है लेडीज पे। बोल सकते हैं चुगली करना, शिकायत करना, मतलब कमी निकालना। तो ये चीज मैं बचपन से देखती आ रही थी फैमिली में भी कि ये चीजें होती हैं फैमिली में। तो एक हैबिट जो मैंने लाया कि अगर मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है तो मुझे नेगेटिव लोगों से दूर रहना होगा, क्योंकि अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई तो मैं इतनी बड़ी टीम खड़ी नहीं कर पाऊंगी। फिर मेरे अंदर वही आ जाएगा कि मैं शिकायत सुनूंगी, करूंगी, आदत रहेगी। और बिलीव नहीं मानिएगा सर, मेरा ऐसा हाल हो गया था कि जब मैंने डिसीजन लिया और कहीं पे नेगेटिव लोग बात करते थे तो मेरे सर में दर्द होता था, मैं उठ के वहां से चली जाती थी कि मैं नेगेटिव नहीं सुन सकती हूँ। और आज फैमिली में ऐसा हो गया है कि मेरी फैमिली तो चेंज नहीं हुई, फैमिली में हम लोग के इन-लॉज हो गए या मेरी फैमिली हो गई, वहां नेगेटिव टॉक चलता है, तो हम लोग जाते हैं ना तो वहां से हट जाते हैं। उन लोग को कभी कभी बुरा भी लगता है, लेकिन मैं बोली मैं चुगली शिकायत ना कर सकती हूँ ना सुन सकती हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरा फ्यूचर, मेरा कैरियर सब कुछ इस पर डिपेंड होता है। तो ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है तो नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखिए, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे हम अपना खुद का नुकसान करेंगे और कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो कहा जाता है ना सर कि मैन मेक्स द हैबिट देन हैबिट्स मेक द मैन। एक इंसान पहले आदत बनाता है, फिर वो आदत इंसान को बना देती है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, आप लोग की बातचीत से मुझे गिलबर्ट जी की बात ध्यान आ गई। वो ये कहते थे कि आप कितने सफल हैं वो इम्पोर्टेंट है, दैट्स ऑल ओके, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्हाट यू बिकम इन द जर्नी। तो आज जब मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आज मैं 20 साल पहले के ज़ेड और नाज़िया को देख रहा हूँ, लॉट्स ऑफ चेंज, मतलब इतना विज़डम आ गया और देखिए गिलबर्ट की बात एकदम साबित हो गई है कि आप इतना आगे चले गए, क्या आपने हासिल कर दिया, मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या हासिल कर ली, वो सब एक अलग बात है। लेकिन द क्वेश्चन इज़ व्हाट यू बिकम इन द जर्नी, दैट मेक्स सेंस। बहुत ही बढ़िया। और बहुत अच्छी बात ज़ेड ने बोली है कि आपकी जो है वो सेल्फ इमेज बहुत मायने रखती है। मेरे अपलाइन हमेशा कहते थे, मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं इनफैक्ट कि यू कैन ग्रो अप टू योर सेल्फ इमेज। जैसे कि ज़ेड ने बताया कि अगर आप शेर हैं, तो अपने आप को ये सोचिए कि आप शेर हैं, ठीक है? अगर कोई भी परिस्थिति आपके पास आ रही है, तो ये सोचिए कि डायमंड कैसे एक्ट करता है, क्राउन कैसे एक्ट करता है। सही में कुलीन हमेशा ये बात बोलते थे कि आपके पास कोई भी परिस्थिति आ जाए, तो हमेशा आप ये सोचिए कि किस प्रकार से आपको उसमें टैकल करना चाहिए, किस प्रकार से उस सिचुएशन को आपको दूर करना चाहिए। एक डायमंड कैसे सोचता है उस समय, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। इट्स रियली नाइस। और नाज़िया, आई हैट्स ऑफ टू यू कि आपने ये जो बात कही है, और मैं आपके करेज को बहुत सराहना करूँगा ऑनेस्टली कि बहुत कम लेडीज़ इस बात को रियलाइज़ करना चाहती हैं या कर पाती हैं कि नेगेटिव टॉक्स हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? ज़रूरी है हमारी दृष्टि वहाँ पे जाए जहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, क्यों ना हमारी दृष्टि उस पे जाए जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर, वन इज़ बी एंड वन इज़ हनी बी। राइट? वन इज़ बी एंड वन इज़ हनी बी, है ना? एक मक्खी होती है और एक मधुमक्खी होती है। और जो मक्खी होती है उसकी निगाह कहाँ रहती है? हमेशा गंदगी पे रहती है। और एक जो मधुमक्खी होती है उसकी निगाह हमेशा फूलों पे रहती है, और वो फूलों पे जाके मधु को सक करती है और हम लोगों को मधु देती है। राइट? तो द क्वेश्चन इज़ यू हैव टू रियलाइज़ योरसेल्फ कि यू आर ए बी और यू आर ए हनी बी। अगर ये आप ध्यान रखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। फैंटास्टिक! ज़ेड, बहुत बढ़िया।
अब मेन मुद्दे पे आते हैं जेड कि क्या आप हमारे जितने भी क्वालिफायर्स हैं उनको 3 किताबें ऐसी बता सकते हो जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा इम्पैक्ट डाला? यस प्लीज़। सर, यस सर। दोस्तों एक्चुअली मैं जब बिजनेस में आया था तो मैं थोड़ा-सा अकड़ू टाइप का था, सर को बहुत ज़्यादा पता है और सर को तो बहुत मेहनत करना पड़ा मेरे एटीट्यूड को, क्योंकि मैं बहुत अकड़ू बट छटल टाइप का था। तो उस वक़्त सर ने एक बुक मेरे को रिकमेंड करी थी, डेल कार्नेगी का लोक व्यवहार, और उस बिग बुक ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से चेंज कर दिया। अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं उस बुक को 100% क्रेडिट देना चाहूँगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। वो बुक से मैंने एक चीज सीखा ना कि जो भी मधुमक्खी की बात हो रही थी कि अगर हनी शहद चाहिए ना तो मधुमक्खी के छत्ते पे लात ना मारे, उस बुक से मैंने दोस्त बनाना सीखे। बिलीव मानिए, मेरा ऑलवेज ये मानना है और मैं बहुत स्ट्रांग इस पे बिलीव करता हूँ कि अगर मैं किसी के घर में जाता हूँ ना, ट्रस्ट ट्रस्ट मी, गॉड से ऊपर वाला बेहतर जानता है, मैं ना उनको डाउनलाइन बनाने जाता हूँ, ना उनको बिजनेस पार्टनर बनाने जाता हूँ, ना उनको प्रोडक्ट देने जाता हूँ। मेरा अंदर का इंटेंशन केवल एक ही होता है कि इस घर से निकलते वक्त मैं इनका एक अच्छा दोस्त बन जाऊं। और बिलीव मानिए, मैं जब अच्छा दोस्त बन जाता हूँ ना तो ये तीनों सारी चीजें पता नहीं कैसे हो जाती हैं। मैं करता नहीं हूँ, वो जनता स्पॉन्सर, कई बार तो इतना बेकार बेकार हम लोग प्लान दिखाते हैं फिर भी लोग ज्वाइन कर जाते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि बिजनेस प्लान से ज्यादा इफेक्टिव है आपका फ्रेंडली नेचर, आप कैसे किसी को रिस्पेक्ट देते हैं और कैसे। तो ये चीज मैं डेल कार्नेगी की वो बुक मेरे को बहुत मदद की। दूसरी बुक ये मेरे को बहुत ज्यादा मदद की, दैट इज बड़ी सोच का बड़ा जादू। क्योंकि मैं ज्यादातर छोटा सोचता था, मैं दुकानदार था और हम लोग दुकानदार बहुत बड़ा नहीं सोचते हैं, तो मैं ज्यादातर छोटा सोचता था। इस बुक ने सर मुझे बड़े सोचने पे मजबूर किया और इसमें 2 तरह के कुत्तों के ऊपर बताया गया है, वो सफेद वाला कुत्ता और काला कुत्ता, निगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। इन्होंने बोला जिस कुत्ते को आप ज्यादा खिलाओगे वो ज्यादा मजबूत आ जाएगा। उस वक्त मेरे को समझ में आ गया था कि मुझे काले कुत्ते को बहुत ज्यादा खुराक नहीं देना, मुझे वो सफेद वाले कुत्ते को ज्यादा खुराक देना, जो आज भी हम लोग बहुत सीरियसली इस पे बात काम करते हैं। हम लोग निगेटिव टॉक से दूर रहना चाहते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीजें इस बुक की, मैं 2 चीजें इसमें नोट किया हूं, मैं जरूर 2 मिनट में बोलना चाहूंगा। लड़ाई तो आपको पर डे लड़ना है, मैंने लिखा हुआ इस बुक से पढ़कर, मैंने जो लिखा हुआ इसी पे मैं उसी को पढ़कर बता रहा हूं। लड़ाई तो आपको पर डे लड़ना है, पर सवाल यह है कि आप किसी छोटी मोटी चिल्लड़ जैसी चीजों के लिए लड़ रहे हैं या बड़ी जीत के लिए लड़ रहे हैं, है ना? लड़ाई तो हमको आपको पर डे अपनी जिंदगी में लड़नी है। अब लेकिन सवाल ये उठता है, हम किसी छोटी मोटी चिल्लड़ जैसी चीजों के लिए लड़ रहे हैं कि कोई बड़े उपलब्धि के लिए लड़ रहे हैं। ये मेरे को बहुत बात समझ में आई। उस दिन मैंने डिसीजन लिया था कि मैं छोटी मोटी चीजों के लिए कभी नहीं लड़ूंगा, बड़ी जीत के लिए लड़ूंगा। दूसरा एक चीज समझ में आई थी जो मैंने नोट किया हुआ है, सक्सेस के लिए 99% आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन ओनली आपके गोल से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपके दिमाग के अंदर ना 99% जो इंफॉर्मेशन हो वो आपके गोल से रिलेटेड होना चाहिए, और ओनली 1% में आपकी फैमिली, आपका परिवार, ये दुनिया, समाज, टीवी, पॉलिटिक्स, वॉलिटिक्स, पूरी दुनिया ओनली 1% में आती है। अगर ये उल्टा हो गया कि 1% आपका गोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और 99% आपका दुनिया का इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आप कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं होंगे। तो इसीलिए हमारा फोकस होता है कि 99% अवेयरनेस मुझे अपने बिजनेस का हो, अपने एक्शन का हो, इस बिजनेस से रिगार्डिंग, और बाकी की दुनिया का कुछ आलू तेल प्याज मिर्चा नहीं भी आया तो काम चलेगा, तो ये बहुत जरूरी है। तीसरी बुक मैं रिकमेंड करता हूँ, जीत आपकी बाय शिव खेड़ा। इसमें बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं जो शुरुआत के दिनों में मुझे बहुत मोटिवेट्स की। बहुत छोटी छोटी कहानी है, और वो बैलून वाला कहानी है, वो एक गोल्डन रूल का है कि एक आदमी कब जाकर, आप इसको पढ़े, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। एक लाइन इसका भी मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं होती है, उसके सपनों से होती है ना? तो ये कुछ किताबें हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को बहुत चेंज करी। और मैं पढ़ता हूं तो किताब को बिल्कुल गंदा करके पढ़ता हूं, खूब नोट्स बनाता हूं, कुछ मेरे को याद आता है तो अगल बगल में लिखता हूं। कई लोगों का किताब देखने से इतना साफ सुथरा होता है कि साफ सुथरा मतलब ये नहीं मिलेगा उसको कचड़े में डाल दीजिए, मतलब पेन से आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ नोट्स आता है तो आप उसको कर सकते हैं। ये 3 किताब मेरी बहुत फेवरेट है। और बुक्स तो सर बहुत सारी है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी लगी, बहुत फेवरेट है मेरा, और मैं सबको रिकमेंड करना चाहूंगी कि अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहा है ना, तो एक बुक इसमें मैंने पढ़ा था, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। क्योंकि देखिए, हस्बैंड वाइफ ऐसा रिलेशन है जो धरती पे सबसे पहले आया था,
और मरने टाइम भी हस्बैंड वाइफ ही साथ में रहता है। और एक चीज मैंने अपने लाइफ में सीखा, कोई भी हस्बैंड वाइफ किसी भी फील्ड में, कोई भी बिजनेस कर रहा हो, जॉब कर रहा हो या लाइफ में कहीं भी स्ट्रगल कर रहा हो, अगर दोनों एक दूसरे को समझता है, दोनों एक दूसरे को साथ दे रहा है, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस बुक में सर मैंने देखा कि इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है कि आप कैसे अपने हस्बैंड को समझिए और आप कैसे अपने वाइफ को समझिए, क्योंकि दोनों अलग अलग घर से आए होते हैं, अलग अलग कल्चर होता है, और लोगों की जिंदगी बीत जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, वो लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या, और एक दूसरे की कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये बुक मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि इस बुक को पढ़ के सबसे पहले एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनाइए। थैंक यू सर। फैंटास्टिक, ग्रेट। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब इतनी जबरदस्त बुक्स का नाम किया है कि देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, व्हाटएवर आई एम टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैं दंग हूं, मतलब मैं इन लोगों को देख के बहुत दंग हुई है। वही जेड है, जब भी कोई प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं पहुंचती थी, भैया ये सब क्या हो रहा है, और एमवे सुनता नहीं है, करता नहीं है, मेल पे मेल, राइट? और आज ये कह रहा है दोस्त बनाने चाहिए, आज ये कह रहा है कूल रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, कितना बदलाव होता है। मैंने कहा ना, बिल्कुल बिल्कुल सही कहते थे कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू आर टुडे, इट इज मोर इम्पोर्टेंट व्हाट यू बिकम ड्यूरिंग द जर्नी। तो आज जो हमारे सामने बंदा बैठा हुआ है, ये रिफाइंड प्रोडक्ट है। अब देखिए किस प्रकार से उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, राइट? मैं बार बार कहता हूं, अगर इफ यू आर नॉट रेडी टू चेंज ना, अगर चेंज का सी भी हटा दोगे ना, तो हैंग हो जाओगे दोस्तों। तो अगर आप अपनी ऊपर ये चीज तैयार हो कि मैं चेंज होने को तैयार हूं, तो निश्चित तौर पे आप सफलता के लिए तैयार हो। और जैसे कि बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैं किताबों को एक बार रिपीट कर दूं, तो प्लीज नोट कर लीजिए। सबसे पहले हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। बुक पेपर बहुत आती हैं, लेकिन जो पायनियर बुक है, जो बिल्कुल विजनरी बुक है, दैट इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। सेकंड नंबर पे जेड ने जो बुक बताई, दैट इज जीत आपकी, दैट इज बाय शिव खेड़ा। बहुत ही बढ़िया बुक है। और नेक्स्ट चीज बताई, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, या बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये किताब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं किसी और सेशन में आप लोगों को ये चीज बताऊंगा कि ये किताब कितनी इंपॉर्टेंट है, और डेक्स्टर एगल के लिए इस किताब ने क्या किया था। अगर डेक्स्टर एगल ही बिजनेस में नहीं होते, तो आज शायद हम लोग कहाँ होते। और ये उसके पीछे जो राज था, वो ये किताब की, इसकी मैं स्टोरी आपको कभी बताऊंगा, मुझे याद दिलाइएगा। नेक्स्ट, जैसे कि नाज ने बताया कि ये जो बुक है ना, मेंस आर फ्रॉम मार्क्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस, मेरे घर में भी बहुत खटपट होती रहती थी, ठीक है? और रेनू 1 कहती थी, मैं 2 कहता था, मैं 2 कहता था, रेनू 4 कहती थी, बहुत कुछ चल रहा था। उस समय मेरे मेंटर ने मुझे एक किताब बताई थी, ये किताब मैंने चुपके से पढ़ ली थी। और वो दिन और आज का दिन है, मुझे लग रहा है शायद 18 साल हो गए हैं, और मेरे और रेनू में अब तक कुछ भी रिपीट नहीं हुई। बल्कि मैं आपको बताऊँ, इनफैक्ट रेणुका भी है इस सेशन में, वो इस बात को मानेगी कि मैं जो चीज़ सोचता हूँ ना, वो समझ जाती है। मतलब मैं इतना ब्लेस्ड हूँ रेणुका को लेके कि मैं छोटी-छोटी बातें भी अगर मेरे दिमाग में आती है, तो वो मेरा चेहरा पढ़ लेती है। सही है? छोटी-छोटी बातें, अगर मुझे प्यास भी लग रही है, मेरे मुँह से अभी निकला नहीं है, और वो कहती है पानी ले आऊँ क्या? तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव वाइफ, और दैट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ दिस बुक। ये किताबें नहीं होती हैं दोस्तों, ये सच मायने में आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल के रख देती हैं। और जितने भी लोग कामयाब हो रहे हैं, वो सब में अगर ये सब कहना का मतलब है, संवेदनाएँ अगर उनके अंदर आ गई हैं, तो डेफिनिटली उनको कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, मनी वनी सब कुछ आ जाएगा, मनी इज़ बाय प्रोडक्ट। मेन चीज़ क्या है, वो लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समय बहुत कम है। ज़ेड, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एमवे बिज़नेस में प्रॉफिटेबल होने के लिए स्ट्रक्चर और वॉल्यूम का क्या रोल है? जी, बहुत ही ज़रूरी है, और इस पे मुझे लगता है कि हमें खुद स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, और ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, शुरुआत से ही लेकर चलना। और ऑलवेज़ हम लोग सुनते आ रहे हैं कि 6 एक्टिव ग्रोइंग लेग होना चाहिए। तो मैं पहले बहुत कन्फ्यूज़ होता था कि एक्टिव हम लोग, अगर 6वें लेग से 100 पे भी आता है, तो लोग बोलते हैं कि मेरा 6 लेग वर्किंग है, 6 लेग एक्टिव है। एक्चुअली एक्टिव लेग का डेफिनेशन ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस टीम के अंदर मिनिमम 5 न्यू ज्वाइनिंग एवरी मंथ आ रही है, वही एक्टिव है। उसके अलावा आपका वो कस्टमर वाला लेग है, तो आपको ये चीज हमें निश्चित करना कि शुरुआत में हमारे
कम से कम शुरुआत में फर्स्ट स्टेप में कोई बंदा आएगा तो मैं बोलूंगा कि पहले आप ये प्लान करें कि 4 आपकी टीम ऐसी हो जो एक्शन में हो, और कुछ समय के बाद अपलाइन के काउंसलिंग से उसको आप कम से कम 6 करके आप जरूर चलें। तो ये स्ट्रक्चर हमें को बनाना पड़ेगा, पौधा हमें लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम उसमें कुछ और बदलाव ला सकते हैं। वो स्ट्रक्चर लगाना हमारी जिम्मेदारी होती है और उसके बाद उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। और वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बिजनेस में आपके दुकान में कितने लोग आ रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप पैसा कितना कमाने वाले हैं। आपके दुकान में वो जो लोग आ रहे हैं कितने रुपए का सामान खरीद रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने का इनकम आने वाला है। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन था, बढ़िया आदमी था, तो ये बात मुझे पहले से समझ में आ गई कि हम लोगों को भर्ती करने के बिजनेस में नहीं है, हम टर्नओवर वाले बिजनेस में है। तो ऑलवेज अपने को पता हो कि हम जिनको ला रहे हैं उनके साथ हम टर्नओवर क्रिएट करें, और टर्नओवर क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, डेमोज करें। जब भी कोई नया बंदा हमारे साथ आता है हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कम से कम 10 प्रोडक्ट का डेमो उनको, फर्स्ट जब एनडीओपी करते हैं उनका न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं हम लोग, तो 10 प्रोडक्ट का डेमो हम विजुअल या इस पे हम लोग जरूर दिखाकर कोशिश करते हैं। ये दोनों को बैलेंस बनाकर चलना ये हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है। थैंक यू। नाज, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? यस सर, स्ट्रक्चर और वॉल्यूम के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि मोस्टली जेंट्स तो इस पे काम कर लेते हैं, लेकिन लेडीज को मैं देखती हूँ उनको पता ही नहीं होता वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है उनके बिजनेस का। ना कभी वो अपना लॉगिन करती हैं, ना कभी वो चेक करती हैं। मैं टीम में हमेशा सब लेडीज को चाहती हूँ कि जिस तरह जैसे ये देख रहे हैं तो मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरा स्ट्रक्चर क्या है, पैसा कैसे आएगा, वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा। तो ये सब चीजें हमें सीखनी होगी, तभी बिजनेस फास्ट ग्रो करेगा, सिर्फ एक के करने से नहीं होगा। तो लेडीज को भी इसके ऊपर सीखना चाहिए किस तरह स्ट्रक्चर बना होगा और वॉल्यूम हम किस तरह से अपने साथ अपनी टीम को सिखा सकते हैं क्रिएट करना। तो लेडीज को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा नाज आपने बोला कि जनरली लेडीज जो हैं वो केवल 1-2 9 कोर स्टेप तक सीमित रह जाती हैं। और ये बार-बार हम लोगों ने सेमिनार में सुना है कि दोनों लोगों को पूरे 9 कोर स्टेप करना चाहिए, अलग-अलग भी करना चाहिए। इट्स रियली ऑसम। अब एक आखिरी क्वेश्चन सेट और नाज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। आपके हिसाब से आप एमवे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को या एमवे के स्कोप को अगले 5 सालों में कहाँ तक देख रहे हैं? और ये मैं चाहता हूँ आप दोनों इस क्वेश्चन का आंसर करें। सर जैसे कि जो मेरा मानना है कि अगले 20 साल के अंदर जो हमारा खासतौर से इंडिया की मैं बात करूं तो जितने आज के डेट में हम लोग डिजिटल फ्रेंडली हैं, या पूरी इंडिया के अंदर चाहे कोई भी व्यक्ति जितना डिजिटल पे पूरी तरह आ चुका है, इसको आने में 20 साल लगता। जो ये कोरोना के चक्कर में ऑफकोर्स कुछ बहुत सारे बैड हुए हैं इसमें, लेकिन कुछ गुड ये हुए हैं कि पूरा जो 20 साल में होना था वो 2 साल के अंदर हो गया। तो जो आज के 20 साल बाद एमवे बिजनेस का डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है वो अगले 3 से 5 साल के अंदर फ्यूचर है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि अगले अगर नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर कोई आदमी अपने आप को एक न्यू आदमी ऐसे क्राउन का भी प्लान करता है ना, तो वेरी इजी, क्योंकि अभी अभी जमीन काफी उपजाऊ है। आज के डेट में लोग ओपन माइंडेड हैं कुछ बड़े बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी, एक और इनकम का सोर्स होना चाहिए। ये सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वो इस 2 साल के घटना से वो ये महसूस कर चुके हैं कि ये चाहिए ही चाहिए। अब बस केवल उनको सही एक लीडर की जरूरत है, एक सही पोस्चर वाले लीडर की जरूरत है। अगर हम सही पोस्चर से जाकर बताते हैं तो बिजनेस बहुत ब्राइट होने वाला है। और हम सभी लोगों को अभी के वक्त में इस बिजनेस को लेकर, इस जो अभी डायरेक्ट सेलिंग है, इसको बहुत तेजी से फोकस करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। नाज? सर फ्यूचर की बात करें ना तो मुझे तो बार बार अपनी लेडीज टीम नजर आती है कि उनका फ्यूचर मैं ब्राइट कैसे करूं। लेडीज लोग को देखती हूँ तो उनके पास ज्यादा स्कोप नहीं होता है। मोस्टली लेडीज जब जाते हैं कि हाउसवाइफ से मिलते हैं तो बोलती है मेरी जल्दी शादी हो गई, कुछ कर नहीं पाए, मैं पढ़ाई अधूरी रह गई, एजुकेशन पूरा नहीं हुआ। तो आने वाले 5 साल में मैं ये सोचती हूँ ना सर कि अपने टीम में जो भी हस्बैंड वाइफ आए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूँ जितनी लेडीज हैं वो अपनी एक पहचान बनाए, वो एक इतने अच्छे पिन पे हो जो सपने उनके पूरे नहीं हो पाए, जिसका वो मतलब ब्लेम अपने पेरेंट्स को दे या हस्बैंड को दे। वो उससे ये हो जाए कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए खुली है, आने वाले 5 साल में वो प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड भी जा सकती हैं। तो ये चीज सर मैं घूम फिर कर सर लेडीज पे याद आती है कि उनका ग्रोथ खूब हो। बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन। ज़ेड और नाज़िया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विज़डम। आप यकीन नहीं जानते कितने लोगों ने आपसे कितना इंस्पिरेशन लिया होगा, कितनी चीजें सीखी होंगी। और मैं ये पक्का कह सकता हूँ आने वाले 5 साल के अंदर में डेफिनिटली वी आर going to create tons and tons of platinums, emeralds and diamonds.
और नेक्स्ट मंथ हम लोग और नए लीडर्स के साथ आएंगे और उनके साथ कॉफी पियेंगे। आप देख रहे हैं बीच में क्या लिखा हुआ है, जूम कॉफी, जूम राइट? तो आप अंदाजा करके देखिए, जूम भी कह रहा है कि भैया कॉफी पियो लेकिन बिजनेस आगे बढ़ाओ। तो अब देखिए एक टीम हम लोग ने फॉर्म करी है द मिलियनेयर्स ईगल, राइट? और उसमें आप देख रहे हैं कुछ पिलर्स हैं, जैसे कि आज आपने एक पिलर से मुलाकात करी, है ना? यहाँ पे भी मैं कुछ पिलर्स बैठे हुए हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा 1 मिनट में उनका ओपिनियन लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अजय, आप अपना थोड़ा-सा ओपिनियन दीजिए कि हाउ दिस सेशन वाज़? गुड इवनिंग सर गुड एंड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। नो डाउट आज का जो सेशन रहा ये माइंड को ओपन कर दिया गया, यानी कि आपकी बिजनेस जर्नी में कौन कौन सी चीजें होंगी और कैसे कैसे टैकल करना है, हैंडल करना है, कैसे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ये आज सारे लोगों को पता चल चुका है, ऑल क्वालिफायर्स को। जिससे क्या है कि उनके अंदर में जो ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, मैं आगे बढ़ूंगा, होगा नहीं होगा, ये सारा चीज हमें लगता है कि आज सारे लोगों के ब्रेन से वॉश आउट हो चुका होगा। अब एक ही चीज होगा कि होके ही रहेगा। क्या बात है। और ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें ये जो है सो एक क्या क्या करना चाहिए, ये भी पता चल गया है हमें। बुक्स सबकॉन्शियस माइंड को क्या देना चाहिए, कौन से कुत्ते को खिलाना चाहिए, यानी कि पॉजिटिविटी को या नेगेटिविटी को। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है सो इस पेंडेमिक सिचुएशन में थोड़ा सा ब्रेन हम सबों का नेगेटिविटी की ओर चला गया कि अब ये हो गया, वो हो गया, ऐसा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज है, और पेंडेमिक हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। तो हमें क्या है, समय से लेसन लेकर के हमें आगे बढ़ते रहना है। और इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड इन्होंने हैबिट्स के अंदर में सबसे पहला दिया था, जिद्दी होना। और ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथ ये 100% नहीं 1000% कहूंगा कि इम्प्लीमेंट हुआ है। मुझे बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश किया, टोका, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन एक ही चीज था कि हमें सक्सेस होना है, मुझे प्रूफ करना है। और उस जिद्दी होने में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके सपनों का, अपने गोल को कैसे सजाते हैं और उसके लिए कितना फाइट करते हैं, उसके लिए आप कितना समय देते हैं। जो आज जेड जी ने और नाजिया ने बताया और सर ने उनको रैपअप किया बहुत मार्वलस तरीके से। इसको केवल हम लोगों को अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है। नो डाउट जो विजन अभी सर भी बात कर रहे थे कि अगले 5 साल में एमवे को कहाँ देख रहे हैं, तो एक्चुअली एमवे को नहीं, एमवे में हमें अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना है, वो चीज डिसाइड करना है। और ऐसे सेशन से आई होप कि सर मैक्सिमम लोग निकलेंगे और अपने आज बहुत लोगों ने अपना डिसीजन चेंज किया होगा, डिसीजन स्ट्रॉन्ग किया होगा। और आपने जो भी कहा है टन्स ऑफ टन्स प्लेटफॉर्म्स और एमरल्स निकलेंगे, ये प्रूफ हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। फैंटास्टिक अजय, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर फीडबैक। अब एक और लीडर को मैं आपके सामने लाना चाहूंगा जो हमारे मिलियनेयर्स ईगल के जबरदस्त पिलर हैं। मैं चाहूंगा उल्फत और नरगिस भी आके अपना फीडबैक जरूर दें। Definitely, sir. Good evening to all. गुड इवनिंग। Myself Ulfat Hussain. आज की मीटिंग के बारे में सर मेरे पास कुछ शब्द नहीं बोलने। आज जेठ खान सर और नाजिया भाभी ने जो समा बांधा, आपने जो पूछा और आपने जो उसमें फिर अपनी चीजों का इतना बढ़िया समावेश किया, अल्टीमेट। और मैं तो सोच रहा था कि मैं और क्यों नहीं जोर लगाया था, और क्यों नहीं और ज्यादा से ज्यादा डाउनलाइंस को मैं इस मीटिंग में ला पाया, ताकि उनकी कुछ आंखें खुलती है, ताकि उनको कुछ अच्छे को सीखने को मिलता है। और आज हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा सर, वो इसलिए कि कभी कभी ना अपने भी ड्रीम्स को कुरेदने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी अपने भी सपनों को बड़ा करने की जरूरत पड़ती है। और वो हम लोग के भी सपने बड़े हुए, आज हम लोग भी इमोशनल हुए, हम लोग को भी इमोशनल चीजें याद आ रही थी। जब जेठ खान सर बता रहे थे अपनी इमोशनल चीजों को, तो हम लोग भी इमोशनल हो रहे थे। और सच में अल्टीमेट सर, नो वर्ड्स। हम तो यही बोलेंगे कि 1 तारीख को जब अपलाइन आके आपको बोलती है कि आइए बैठिए, काउंसलिंग करते हैं, हम लोग मिलकर एक डिसीजन लेते हैं। और हम लोग प्लान चार्ट पे लिखते भी हैं, आपको अपने टीम में ने इतने लोगों को कोशिश कीजिए संस्कार में मीटिंग में लेके आने। तो बहुत सारे लोग सुनते भी हैं, मानते भी हैं, करते भी हैं। लेकिन आज की मीटिंग के बाद शायद उनमें और जोश आ गया होगा कि जो अपलाइन कहते हैं कि कुछ स्पेशल सीखने को मिलेगा, उनको आज रियलाइज हुआ होगा। और हमको उम्मीद है कि आने वाली जो मीटिंग्स हम लोगों की होने वाली है वो और धमाकेदार होगी और उसका बहुत सारा फायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच सर, आप इस तरह की मीटिंग रेगुलर करते रहें और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें।
यस नरगिस। थैंक यू सर। और मतलब आज की जो मीटिंग थी ना सर, तो ये उम्मीद के पड़े, मतलब हमने ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी, इतनी मोटिवेशनल होगी। और हम खुद मोटिवेट बहुत ज्यादा हुए और हमें लग रहा था कि ये तो सारा कुछ हमें हमारे लिए बोला जा रहा है। और इसमें सच बात सर ने जैसा कहा कि जितने लोगों को और डालेंगे ना, उतना ही मतलब इनपुट और वर्सेस आउटपुट होता है ना, कि जितना इनपुट डालेंगे उतना ही आउटपुट निकलेगा। और सबसे अच्छा मतलब नाजिया भाभी का बहुत ही अच्छा लगा। जेड खान तो सर तो है ही है, लेकिन नाजिया भाभी का वो जो लेडीज पार्ट पे था ना, वो बड़ा इमोशनल पार्ट था मेरे लिए भी, कि लेडीज कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। वो सब बातें ना एकदम इमोशनल कर देने वाली बातें थी। और सच में बहुत ही इमोशनल सेशन रहा, बहुत ही मोटिवेशनल सेशन रहा। और जो गोल सेटिंग की बात हुई, जो ड्रीम्स की बात हुई ना, अल्टीमेट। और सर आपने जो एक लाइन बोला ना कि हम अपनी एक्टिविटी करते हैं या प्रोडक्टिविटी करते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट तो हर ही चीज था, लेकिन मुझे तो खैर सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हम कहेंगे कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो अचीवर्स हैं, और थैंक्स टू ऑल कि आपने इस चीज को अचीव किया। और अगले सेशन में आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीव करके हम लोग सबको इस मीटिंग को और भी धमाकेदार और भी जोरदार करें, और ताकि सर का जो वो ड्रीम है ना, उस ड्रीम को हम लोग सबको मिलके फुलफिल करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणुका भाभी। सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया ओपिनियन रहा, बहुत ही अच्छे फीडबैक्स मिले मुझे अपने पिलर्स के। और अब मैं चाहूंगा कि जो मेरी अर्धांगिनी है, राइट, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, मैं हमेशा सही नहीं रहता दोस्तों, मैं गलतियां भी करता हूँ, राइट, लेकिन ये हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, हमेशा मेरे पीछे एक बिल्कुल सॉलिड होकर खड़ी रहती है और हमेशा कहती है कि मुझे आपके ऊपर विश्वास है। तो मैं चाहूंगा जेड और नाजिया का एक थैंक्स करने के लिए रेणुका आज वर्चुअल स्टेज पे आए। ओवर टू रेणुका। थैंक यू। बहुत बढ़िया जेड भैया और नाज, बहुत ही ऑसम मीटिंग। आप लोगों ने एकदम चार चांद लगा दिया इस मीटिंग में। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको किस तरह से थैंक्स करूं। बहुत प्राउड है मुझे अपनी इस टीम पे। और हम सभी का बहुत वेलकम करना चाहेंगे, सारे अचीवर्स का, जिन्होंने प्रूव कर दिया कि संस्कार मीटिंग बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत सक्सेसफुल जाने वाली है। और मुझे पता है ये जो पेंडेमिक आया है ना, ये हम सब लोगों के लिए ही आया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को ये सिखा रहा है कि हमें किसी भी हालत में अपने आप को कभी भी वीक नहीं समझना है, हमें स्ट्रांग समझना है। ये हमें बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए आया है। और ये इसलिए आया है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस तरह की दिक्कतों में कभी भी परेशान ना हो। और हम अगर जिद्दी हैं तो पॉजिटिव सेंस में वाकई बहुत जिद्दी है। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे फ्रेंड्स कि कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आप लोगों को यही होप देना चाहेंगे कि कभी भी किसी परेशानी से घबराइए मत, अपने आप को पावरफुल समझिए। कोई भी परेशानी हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, हमें लाइफ में बहुत आगे ले जाने के लिए आती है। तो बहुत थैंक्स करना चाहेंगे फिर से जेड और नाज को कि इन लोगों की वाकई मीटिंग से बहुत लोगों को होप मिली है। और मुझे पता है कि हम सब बहुत आगे जाने वाले। और नेक्स्ट ट्रिप में मुझे लगता है ये मिलेनियर क्लब तो एकदम हो हल्ला खूब मचाएगा। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणुका, थैंक यू सो मच। तो एक बार फिर जेड और नाजिया, यू आर आवर हीरो ऑफ टुडे। थैंक यू सो मच। और दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप सबसे मुलाकात करके। नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए लीडर्स के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।